So thank you for joining. So this session जो है वो हमने अरेंज किया लर्नर्स रिपब्लिक ने, जिसमें आइडिया ये है कि वी वांट टू डिस्कस, वी वांट टू अंडरस्टैंड द जर्नी एंड वी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट जर्नी। जिन स्कॉलर्स ने स्कॉलरशिप्स अब्रॉड जो हैं वो अचीव की हैं और they've got good opportunities to study abroad on scholarships, and the idea is के how can we learn from them. एंड सो इसमें जो अरेंज करने के जो है वो ऑब्जेक्टिव एक जो मेन था हमारा उसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स जो है दे कैन अफोर्ड और दे गेट अ गुड चांस टू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और दे लिविंग इन अ बिग सिटी, so particularly they can just understand these requirements and they can usually easily comply with those requirements. और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो जो उन टॉप सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते और दे आर नॉट लिविंग इन बिग सिटीज़, ऑब्वियसली उसमें सोशल नेटवर्क जो है वो इतना उनका जो है वो इस तरह का नहीं होता दैट कैन सपोर्ट देम। तो हमारा जो आइडिया था इसमें पहले भी एक सेशन हमने लर्नर्स रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म से किया एंड दैट वाज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन पीएचडी एडमिशंस, एंड वी फोकस्ड ऑन पीएचडी एडमिशंस इन सोशल साइंसेज। लेकिन जो आज का हमारा सेशन है उसमें विल टॉक जनरली अबाउट दैट स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग मास्टर्स पीएचडीज। लेकिन ज़्यादातर हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो आज वो हैं जिन्होंने मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स अब्रॉड लिए हैं, और आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट पीएचडी इन सोशल साइंसेज पर्टिकुलरली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो द फॉर्मेट इस तरह से होगा कि I'll ask a few questions to each panelist, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं we've already shared their names on the poster, और उसमें हमारे पास हैं समना सदफ़ खान। समना सदफ़ खान ने जो है वो मास्टर्स किया है नीदरलैंड से, न्यूफिक स्कॉलर हैं इन अर्बन मैनेजमेंट, एंड दैट वाज़ अ स्कॉलरशिप, शी विल शेयर हर जर्नी। हमारे साथ मोहम्मद अदील हैं। मोहम्मद अदील ने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप जो है वो लिया और ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी की है। और इसके बाद हमारे साथ रमशा जहांगीर हैं। रमशा जो हैं वो इरास्मस मंडस स्कॉलर हैं, और शाबानो हैं। शाबानो इज़ अ शिवनिंग स्कॉलर। इसके अलावा हमारे साथ ईमान खान हैं। ईमान ने इस ईयर जो है वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो उनको मिला है। उमर फ़ारूक हैं। उमर फ़ारूक इज़ रिसिपिएंट ऑफ न्यूमरस स्कॉलरशिप्स फ्रॉम कनाडा। सारा अली हैं। सारा अली ने जो है वो ऑसएड से जो है वो स्कॉलरशिप लिया हुआ है। So our idea is that we'll try to learn from them कि how did they achieve the scholarship, और उसको उन्होंने कैसे उसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, और there will be a learning for us. And before starting this session, I would like to thank Learners Republic team, particularly Fatma Larab, Asra, and Elia, for organizing this session. And they've been organizing many such sessions under Learners Republic Policy Fellowship. And for this session particularly, they did a lot of coordination with participants, with speakers, and I'm really grateful for all of their work that they've done to organize it. So let's start. So जैसे मैंने कहा है कि हम वन बाय वन जो है वो जाएंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग जिन लोगों ने हमें यूट्यूब लाइव पे ज्वाइन किया हुआ है, वो भी अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और जिन लोगों ने जूम पे ज्वाइन किया हुआ है दे कैन आल्सो पोस्ट देयर क्वेश्चंस ऑन चैट। सो चैट के ऊपर अगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो वहाँ भी रिस्पॉन्ड कर देंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वहाँ ना रिस्पॉन्ड हो सके उनको आई विल आल्सो पिक इट एंड विल शेयर इट विद पैनलिस्ट। तो चैट पे लिखने का मकसद भी ये है कि थोड़ा जो पैनलिस्ट हैं दे विल आल्सो रिव्यू योर क्वेश्चंस, एंड व्हेन दे विल बी टॉकिंग दे विल अंडरस्टैंड your requirement or your confusions that you have about scholarship, so that will also help them to organize their conversation. तो हम पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारी जो है वो आज की डिस्कशन जो है वो रमशा जहांगीर से। रमशा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो रमशा अपने बारे में कुछ हमें बताएं, अपना जो है वो प्रोफेशनल जर्नी, और आपने कैसे जो है वो ये स्कॉलरशिप अचीव किया। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि रमशा जो है वो इससे पहले डॉन में काम कर रही थी, यू आर ऑलरेडी सेलिब्रिटी। सो क्या इरेस्मस जो है वो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट को सिर्फ मिलता है, या कुछ मेरे जैसे आम लोगों को भी मिल सकता है? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। और सेकंड थिंग जो आपने हमें बतानी है कि ये स्कॉलरशिप क्या है इरेस्मस, इसका प्रोसेस क्या होता है, जब आप तैयारी कर रही थी आपने कैसे सपोर्ट जो है वो ली, कुछ अपने कोलीग से, मेंटर से, हाउ डिड यू कम टू नो दिस इज अ स्कॉलरशिप, उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी,
एंड उस प्रोसेस में जो है वो आपको क्या लर्निंग हुई जो आप समझेंगी कि इस स्टेज पे जो है वो हम बाकी स्टूडेंट्स से शेयर करें एंड दे कैन आल्सो comply with those requirements. So Ramsha Jangir, over to you. You can explain these things in 5 to 6 minutes, and then if there is any other question, we'll also refer it to you. And we understand you want to leave early, so thank you for joining, Ramsha. थैंक यू सो मच। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं थी और ना हूँ। मेरा बल्कि बहुत कम एक्सपीरियंस था। मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था जर्नलिज्म में जब मैं अप्लाई कर रही थी। साथ साथ मैं शीपनिंग के लिए भी अप्लाई कर रही थी, जो कि मेरे ख्याल से जब हम एरास्मस से कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। एरास्मस की रिक्वायरमेंट नहीं है वर्क एक्सपीरियंस की इतनी, क्योंकि सबसे अच्छी इनकी बात यह है कि मेरे पाकिस्तान से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं क्लास में। जो मेरी जर्नलिज्म की क्लासेस में 32 नेशनलिटीज के लोग हैं और उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, लेकिन हमारा इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है। मेरा एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है। बाकी कुछ फ्रेश ग्रेड्स भी सेलेक्ट हुए हैं, कोई कॉम्स बैकग्राउंड का है, तो इनका वर्क एक्सपीरियंस वाइज ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अगर फ्रेश ग्रेड्स भी अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आई वुड हाईली इनकरेज कि वो अप्लाई करें एरास्मस के लिए। और जनरली इनकी जो मैं जर्नलिज्म प्रोग्राम एरास्मस मंडस जर्नलिज्म प्रोग्राम कर रही हूँ, जो कि 2 साल का है, मास्टर्स है। उसमें आप फर्स्ट ईयर डेनमार्क में पढ़ते हैं और सेकंड ईयर की स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन एम्स्टरडैम में है, कुछ लोगों की हैम्बर्ग जर्मनी में है, कुछ की यूके में है। दे गिव यू एन ऑप्शन एवरी ईयर व्हिच इज डिफरेंट। तो इसका सबसे अच्छा फायदा है कि आप अक्रॉस यूरोप आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है, और ये 2 साल का मास्टर्स है। Another thing, the best thing about Erasmus is, which is different from achieving, कि वापस आने की कोई प्रॉपर ऑन पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर जॉब मिल जाती है तो यू आर अलाउड टू स्टे। देयर इज नो सेट रिक्वायरमेंट टू कम बैक टू योर कंट्री, विच आई थिंक इज बेटर। कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रहना चाहता है वो रह सकता है, जो वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। In terms of preparation, इनका बड़ा सिंपल, जो जर्नलिज्म प्रोग्राम का बड़ा स्पेसिफिक एक फॉर्म होता है जिसमें आपने 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 250 वर्ड्स के, और वो आपने आंसर करने होते हैं, और बाकी इज जस्ट बेसिक प्रोफाइल अबाउट योर एजुकेशन। In terms of eligibility requirement, उनका जो मैंने बताया वर्क एक्सपीरियंस फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। अगर आपने 1 साल का मास्टर्स किया हुआ है पहले तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि लैंग्वेज में तो आइल्स हम सबके लिए है ही। आई थिंक इट्स अक्रॉस ऑल स्कॉलरशिप्स इन ऑल रीजन्स। Yes, this is pretty much it. बाकी कोई specific question हो तो I'll be very glad to answer. रब्शा, जो आपने एसेस की बात की है, देयर आर 3 एसेस रिक्वायर्ड 250 वर्ड्स। सो वो एसेस लिखना जो है वो कैसा प्रोसेस होता है? इज जस्ट वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप, यू स्टार्ट राइटिंग एंड आफ्टर 2-3 आवर्स यू जस्ट राइट दोस 250 words and submit to the scholarship those organizations? Is it like जब मैं that, या कुछ को लिखने का क्या प्रोसेस है? To be very honest, 250 वर्ड्स बहुत कम है, और मैं साथ साथ इवनिंग के लिए अप्लाई कर रही थी, उनके 500 वर्ड्स के एसेज होते हैं। तो जब मैं कंपेयर करी थी मेरे लिए इवनिंग ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज वो और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, लीडरशिप, नेटवर्किंग वगैरह के। लेकिन एरास्मस के इट्स जस्ट जनरली व्हाई दिस प्रोग्राम, व्हाई यूरोप, एंड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जर्नलिज्म रिलेटेड होता है। वो सिर्फ 250 वर्ड्स है, मतलब आप लिखना शुरू करते हैं जर्नलिस्ट के लिए तो वहीं खत्म हो जाता है। तो मुझे इतना वो चैलेंजिंग फील नहीं हुआ कि वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एंड देन इट्स अप टू पीपल, एंड द ओवरऑल थिंग इज कि लैंग्वेज मैटर्स, जो मैंने नोटिस किया है सब एप्लीकेशंस में। इवन आई ऑल्सो गॉट एक्सेप्टेड फॉर शीवनिंग, आई डिडंट गो फॉर इट। तो उसमें ओवरऑल लैंग्वेज पैकेज वो बहुत देखते हैं। यहाँ पे जो मेरे एरास्मस के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप प्रोग्राम की रेलेवेंस भी मेंशन करें अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। सिर्फ अपने बारे में बात ना करें, कोर्स की इम्पोर्टेंस और प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस और रीजन की इम्पोर्टेंस भी अपने एप्लीकेशंस में मेंशन करें। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड।
Okay, so thank you, Ramsha. So Ramsha, what we'll do ke we'll wait for a few questions for you, and meanwhile, जो है वो I'll start conversation with Iman Khan. Or if participants have any question, they can post on YouTube live comments or about Erasmus question. और अगर उससे अभी questions आ जाते हैं तो because Ramsha has to leave early, so हम पहले Ramsha के साथ ये conversation. Ramsha, एक question है. What's the GPA requirement for masters? Does it even create a significant impact in your selection, or it doesn't matter? Erasmus के लिए specifically ऐसी कोई strict requirement नहीं है, as long as I said you meet the overall eligibility criteria, or I think anything 2 and above would be fine. कोई इतनी specific strict criteria नहीं है Erasmus के लिए. So जिनके एज नहीं है उनको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बल्कि They can मेरे also क्लास में बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत बुरी मतलब इतनी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है उनके बैचलर्स में, बट दे स्टिल गॉट सिलेक्टेड फॉर इट. But it's also about आपका experience and overall profile कितनी strong and how you're able to connect that. So this is grading season. That's why I'm asking. Many of my students may not be happy that I've not given them A. So that's why I just thought to, yeah, that's a great support for me, that you've mentioned it. You So too, anyhow, what exactly is the selection process? Any interview, Zumar कह रही हैं, and Erasmus is only graduate. Do they require a work experience for Erasmus like Shivani? So पहला question जो था, selection process. सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका आई थिंक सितंबर में प्रोसेस शुरू हो जाता है. आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जर्नलिज्म प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपने पर्सनल डिटेल्स, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, आइल्स जमा कराना होता है. आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6 इन एवरी मॉड्यूल एंड ओवरऑल 7. और एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा कि इट्स ऑल राइट इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट आपके पास 3 या 4 साल का बैचलर्स होना चाहिए मिनिमम. एंड मास्टर्स अगर आपने किया है तो 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का नहीं होना चाहिए. दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और प्रोसेस वो बस फॉर्म आपने अभी पिछले दिनों ही बल्कि 2 दिन पहले ही डेडलाइन क्रॉस हुई है एरास्मस जर्नलिज्म प्रोग्राम की, तो तब आपने वो एक पैकेज जमा कराना होता है विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद मार्च में रिजल्ट्स आ जाते हैं. सो देयर इज नो इंटरव्यू एज वेल. सो बेस्ड ऑन दैट पैकेज दे सिलेक्ट यू. देयर इज ऑल्सो फुल स्कॉलरशिप. वो हर किसी को नहीं मिलती है. अगर 4 लोग फॉर इंस्टेंस सेलेक्ट हो रहे हैं तो 1 या 2 लोगों को फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो फुली फंडेड प्रोग्राम होगा. दूसरे लोगों का नेक्स्ट ईयर थोड़ा जो सेकंड ईयर स्पेशलाइजेशन का होता है उसमें थोड़ी सी स्टाइपेंड मिलती है, क्योंकि ये EU फंडेड स्कॉलरशिप है. एंड Ramsha, एक क्वेश्चन था, इसमें GRE रिक्वायर्ड होता है? I understand there is no GRE requirement. No, it's IELTS. It's IELTS. और IELTS के लिए मिनिमम बैंड जो है वो क्या रिक्वायर्ड है? 6 is the 6 minimum in requirement? each module and overall 7. Overall 7 चाहिए होता. Okay, that's fine. So ईमान जो है वो ईमान ने अभी this year जो है she has obtained Fulbright scholarship. और ईमान की जो है वो जर्नी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि ईमान खुद भी बताएंगी कि she is a lawyer, but later on she thought to pursue urban studies. Or so that's also interesting, because sometimes in Pakistan we are stick to our disciplines, or if really we want to change our disciplinary orientation या नए disciplines explore करना चाहते हैं, तो उसमें भी scholarships के लिए is it an advantage, disadvantage, or how can you prepare yourself for such a transformation जिसमें आप एक discipline से दूसरे discipline में भी जा रहे होते हैं. So ईमान, आप जरा अपना journey जो है वो बताएं जो Fulbright scholarship का, and it's a very competitive process, and so we'd like to learn from your experience. आप unmute जी ईमान. Can you hear me? Yeah, meanwhile अगर रमशा जो है वो अगर आप questions जो है वो chat में करें, और रमशा वहाँ भी आपको थोड़ा time maybe for 10 more minutes रमशा can stay with us, और जो लोग रमशा से Erasmus का question करना चाहते हैं वो chat में करें, और maybe Ramsha can answer there, और ईमान के बाद हम दोबारा रमशा से कहेंगे if she wants to add anything. जी ईमान, over to you. ठीक है. Thank you so much, sir. So like आपने पहले ही बता दिया. So I started out as a lawyer. I was studying law at LUMS, and I think later on in my journey than most, I think around my 4th year, I realized that I'm not particularly interested in the law, at least not in the way that it works over here, in the sense कि मुझे litigation का शौक नहीं था.
और मुझे कॉर्पोरेट का भी शौक नहीं था, turned out, because I tried a corporate job as well, and I just wasn't enjoying it. And I had taken some courses during my time at NAMS, जिस तरह law in the city वगैरह, इस तरह के मैंने 2-3 courses पढ़े थे, जिससे मुझे अंदाजा था कि urban studies is something I'm interested in. So I took the plunge. I built my urban related things. मैंने लिखा urban topics पे. And then eventually I applied for the Fulbright for this year. So September 2021 is when I'm expected to leave. And I mean, if I was just to give an overview of the application process, I mean, first, though, it's very much affected by COVID-19, because पिछले साल भी यही हुआ था कि deadline of the application was pushed up to July, I think, almost, even though normally May तक applications हो जाते हैं, and I know कि USCFP ने अभी भी कोई announcement नहीं की. But the way that it works is that you are basically, you have to make a profile on their application, and you have a 800 words के personal statement होता है, 800 roughly words का होता है study objectives, which are the 2 essays that you're doing basically. So I mean, in that sense, Erasmus से बहुत ज़्यादा word count है, which is both a blessing and a curse, because you end 800 भी कम पड़ जाते हैं और समझ भी नहीं आती कि उसमें क्या किया जाए. But more on that later. I'll just tell you a little bit about the structure. And then other than that, you have sort of a generic bio sort of section, and you have slightly smaller questions as well. Okay, what will you do when you return? And why are you pursuing a particular stream within your major? For example, मेरा urban planning में international development है, तो उसमें 4-5 लाइनें specify करनी होती हैं कि why do you want to do it, which is essentially a way of checking how much you've researched into the kind of programs that you want to be doing. And so normally, I mean, you need to take the GRE. I had already taken it a year before. इस दफ़ा ये था कि GRE की रिक्वायरमेंट नहीं थी फुलब्राइट की, क्योंकि GPA के कट ऑफ्स थे. तो 3.5 का पब्लिक पॉलिसी वगैरह में GPA का कट ऑफ था, और दूसरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट समथिंग अलोंग द सेम लाइंस. And I mean, I'm expecting कि probably इस साल भी GPA का कट ऑफ होगा, because a lot of people will not be able to do standardized testing right now, even though घर से हो रही है, and I know people who have taken it. And so, I mean, that's a bit of a disadvantage. I do know of people who've been on lower GPAs, and to be honest, I just made the cut. I had a 3.5, और वो 3.5 ही मेरी requirement थी, तो थोड़ा सा इधर उधर होता तो मैं भी ना apply करती. But one way I think to work around it is to see कि, for example, अगर 3.5 public policy का cut off है, then maybe you can look into a slightly different but aligned program जिसका ये cut off नहीं बनता. So don't give up on it entirely. उसके अलावा you have to take the TOEFL, but that's actually later on. So I mean, that's not something you need while you're applying. And or basic mota यही है. And then for the personal statement, I mean, it's supposed to be a narrative of your own personal journey. For example, I talked about my transition from the law, my disillusionment with the law, but also how, I wanted to be a part of my urban career. And so that's something that you write. And I think कि आजकल बहुत वो है कि, people try to get other people to write their statements, and it comes from a place of anxiety more than anything, because you feel like, you won't be in that position to do well. But nobody knows what you've done as well as you do, and it's very easy and it's very transparent अगर लगे कि किसी और ने लिखा हो, even अगर बेहतर language में हो. So I would just say, I mean, get it peer reviewed, definitely, बहुत resources हैं, but write it yourself. And then जो study objectives हैं, slightly statement of purpose, maybe it's called, I'm forgetting. उसमें मतलब जो मुझे advice मिली थी, and which I think was very useful for me, was that you are meant to, write very concrete goals, because the Fulbright is looking for people who want to come back to Pakistan. Sorry, maybe I should have started with this. Okay, you have to come back after 2 years, the masters. Yeah, you have a bond with them basically. It's very unlikely that you won't come back. You will be in violation of the agreement if you don't. So then what they're looking for in your statement of purpose is they're looking for somebody who wants to, sort of transform the landscape of Pakistan. And so there are many ways to say that you want to do this. कि मैंने public policy में अगर काम करना है, तो मैंने फलां चीज़ पे काम करना है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, मैंने उसको बढ़ाना है. So it's supposed to be very sort of specific. And I mean, I just think this is useful, because often people give very sort of standard generic answers in their objectives. I want to change the country, but I mean, a lot of people do, but you have to be a little more concrete about how you think you're going to do it with the degree of your choice. And उसके अलावा I think मैंने काफी बोल दिया. कोई सवाल आएंगे तो मैं बोलूंगी. जी, थैंक यू ईमान. आई थिंक ईमान ने जो 2-3 जो है वो रेज किए हैं पॉइंट्स, आई थिंक दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें जो पहला पॉइंट है कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, दैट्स यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट I've seen कि sometimes when we are writing personal statements, so they are too vague actually.
So everyone is saying that, okay, I want to come back and I want to change Pakistan. That's how do you really want to change? What do you mean by change actually? What is happening right now that you want to change? And what is your interest, your capability that you want to acquire through this scholarship? So you need to have concrete goals. और जो दूसरी ईमान ने बात की, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओरिजिनलिटी उसमें आनी चाहिए. एंड सो आई ऑफ्टन मैं उसी से रिलेट करता चला जाऊँगा जो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ. और उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, जो आपकी स्कॉलरशिप कमिटी है या आपकी यूनिवर्सिटी है, दे ऑलरेडी हैव योर सीवी. So if you are just, copying your CV in your personal statement, then you are actually wasting that opportunity to tell about yourself. So tell the committee, tell the university what is not written in your CV. So if they really want to know you, so then you should use that space to tell about yourself. Or personal statement is not something कि आप 2-3 घंटे में लिख लें. It takes months to develop a good personal statement, और उसको आप peer reviews करवाएं, अपने टीचर से करवाएं, जिन लोगों ने पहले वो scholarships लिए हुए हैं उनसे रिव्यू करवाएं. तो that's important. So building on Iman's जो है वो conversation I'd like to share. So meanwhile, Ramsha, is there anything that questions में जो कोई आपके लिए questions आए हों, if you want to answer any question? और I've उसके already बाद done जो that chat में. okay, thank you Ramsha. Thank you. So अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो ज़्यादातर सोशल साइंसेस की थी. हमारे और भी सोशल साइंसेस में जो है वो पैनलिस्ट हैं, बट विल मूव फॉरवर्ड. और हम जाएंगे उमर फारूक के पास. उमर जो हैं वो ही हैज़ बिन जस्ट रिसीविंग मैनी स्कॉलरशिप्स इन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग. सो उमर, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने हमें ब्रीफली बताया, और particularly they were talking more about social sciences. So how does it relate to sciences and engineering disciplines कि जिसमें हमने study abroad scholarships लेने हों universities में? So what do you think what really matters, and how should students prepare themselves for such scholarships? Umar Farooq. थैंक यू सो वेरी मच नवीद, ये सेशन ऑर्गेनाइज करने का और मुझे पैनलिस्ट में रखने का. तो अनलाइक द प्रीवियस टू पैनलिस्ट, ये जो साइंसेज और इंजीनियरिंग की जो पैथ होता है स्कॉलरशिप्स का नॉर्मली बहुत डिफरेंट है. और इसका जो खासकर फिर कनाडा के बारे में जो इसकी स्कॉलरशिप्स की चीज़ है वो इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप सिवाय HEC के फंडिंग के कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स के चीज़ें कुछ इस तरह हैं कि आप एक दफ़ा किसी तरह कोई भी स्कॉलरशिप या विदाउट स्कॉलरशिप या प्रोफेसर फंडिंग पे कनाडा में आ जाते हैं और यहाँ पे आकर नॉर्मली आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप कनाडा आने के लिए, मैं इसको एक मतलब कि स्पेसिफाई एक स्कॉलरशिप से नहीं, मैं एक जनरल मतलब कनाडा में हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग और साइंसेज में किस तरह स्कॉलरशिप्स के लिए आया जा सकता है इस टॉपिक को लेके तो चलूँगा. HEC के बेसिकली जो स्कॉलरशिप्स हैं, ईदर दे आर फ्रॉम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर उनके कोई भी जो जनरल HEC के स्कॉलरशिप्स हैं, वो अगर मतलब आप को मिल जाए तो आप कनाडा में किसी भी प्रोफेसर के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ खुद कांटेक्ट इस्टेब्लिश करके एक सर्टन लिस्ट है HEC की किन यूनिवर्सिटीज़ में आप कनाडा में जा सकते हैं, उनको देख के तो आप मतलब कि किसी प्रोफेसर को अगर ये कहें कि मैं आना चाहता हूँ. असल में कनाडा में जो इंजीनियरिंग और साइंसेज के स्कॉलरशिप्स की जो की है वो है टू कॉन्टैक्ट द रेलिवेंट प्रोफेसर. किसी भी तरह मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे आप अंडर ग्रेड से मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या मास्टर्स से PhD के लिए आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ है वो ये है कि आप किसी ना किसी उस फील्ड के जिसमें आपने कुछ प्रीवियस रिसर्च की है, इधर इन जो मास्टर्स या आपके अंडर ग्रेड के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या थ्रू आउट जो अंडर ग्रेड, आप एक प्रोफेसर के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करें वाया ईमेल, या आप किसी कॉन्फ्रेंस में मिलें या कुछ भी, किसी प्रोफेसर का इस तरह की रिसर्च जिसमें आपके इंटरेस्ट हों, उनको एक ईमेल कांटेक्ट मतलब किसी भी तरह, जिस तरह आप जॉब के लिए बेशक लिखते हैं उस तरह का एक ईमेल हो, एकेडमिक ईमेल जिसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें कि मैं क्या मेरी प्रोफाइल है और मैं क्यों आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ. जैसे ही आपको किसी प्रोफेसर का पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, जो कि नॉर्मली मैं ये कहता हूँ समझता हूँ कि 10% ऑफ द टाइम्स आपको कोई पॉजिटिव रिप्लाईज मिलते हैं प्रोफेसर्स के कि ओके ठीक है आपकी प्रोफाइल ऐसी है, लेट्स टॉक ऑन इट.
फिर नॉर्मल केसेस में ये है कि प्रोफेसर इसको एक्सपेंड करेगा आपके एक स्काइप इंटरव्यू तक, कि आप स्काइप पे आए, बात करें कि आपकी रिसर्च क्या है, मेरी रिसर्च आपको कैसे इंस्पायर करती है, आपका क्या गैप्स है मेरी रिसर्च में जिनको आप मतलब समझते हैं कि आप इस पे बिल्ड ऑन कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू इस सेंस में कि अगर आपको उस इंटरव्यू के लेट से 2, 4, 5 दिन 8 दिन बाद प्रोफेसर आपको ये कहता है कि हाँ अब लेट्स मूव ऑन विद द फॉर्मल एप्लीकेशन, तो फिर आपके आई वुड से कि 80% यू आर इन दैट प्रोग्राम और फॉर दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। जो मेरे पर्टिकुलर, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी क्लियर हों। मैंने अंडर ग्रेजुएट पेशावर से किया था, उसके बाद मैं एक स्कॉलरशिप के लिए साउथ कोरिया गया और वहाँ से फिर पीएचडी के लिए मैं कनाडा आया। जो मेरे जो प्रोफेसर थे, मैं उनकी रिसर्च को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, अपने डिफरेंट कामों में रेफरेंसेस के तौर पे उनके काम को साइट कर रहा था। इवन आई हैव मेट हिम in a couple of conferences before I got admission with him। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि उनकी लैब में क्या चल रहा है, कैसे हो रही हैं चीज़ें। तो मैं फोकस था उनके पर्टिकुलर उस टाइम के लिए कि मैं खुद को समझ सकता हूँ कि अब मैं उनसे कांटेक्ट करने की पोजीशन में हूँ। तो रादर मेरे लिए एक रिलेटिवली आसान ये प्रोसेस था। अब जो कनाडा में मास्टर्स और पीएचडी को अगर स्प्लिट किया जाए तो मास्टर्स की स्कॉलरशिप लेना रिलेटिवली साइंसेज और इंजीनियरिंग में मुश्किल है, पीएचडी के लिए रिलेटिवली उससे ज़्यादा आसान है। फिर उस तरह आगे आप जाते जाएं पोस्ट डॉक इवन मोर, उसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि इसकी वजह ये है कि मास्टर्स बहुत से लोग करना चाहते हैं, पीएचडी उससे फिर फिल्टर हो जाते हैं, कम लोग करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्स में उससे भी कम लोग जाना चाहते हैं। तो ये एक मतलब जितनी ज़्यादा आपका कंपटीशन ज़्यादा होता जाता है उस तरह। लेकिन जो कुछ स्कॉलरशिप जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा ऑफकोर्स के जिनको देखा जा सकता है अगर आपका इंजीनियरिंग या साइंसेज का बैकग्राउंड है और कनाडा में पर्टिकुलर आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक स्कॉलरशिप जो कि इंजीनियरिंग या साइंसेज के लिए इम्पोर्टेंट है वो वेनियर है। इंतहाई कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, उसके लिए कोई सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, प्रोफेसर आपको रिकमेंड करेगा, प्रोफेसर आपको रिकमेंड करेगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम आपको रिकमेंड करेगा यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगी आपको फिर ये अवार्डिंग बॉडी जो कि एनजर्क है। एनजर्क बेसिकली नेशनल साइंस इंजीनियरिंग काउंसिल फॉर रिसर्च, कनाडा रिसर्च साइंसेज एंड रिसर्च काउंसिल, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स होल नेम। लेकिन अब वो बॉडी जो है वो बेसिकली देखती है कि इसकी रिकमेंडेशन चूंकि 3-4 डिफरेंट फिल्टर्स से हो के यहाँ तक पहुंचा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपको नॉमिनेट कर दिया जाए तो यू विल गेट दैट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप, अच्छा उसकी वर्थ जो है वो वेनियर की दैट इज अराउंड $50,000-60,000 पर ईयर। उसके अलावा किलम स्कॉलरशिप है जो कि उसका तकरीबन कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। फिर और तरह बहुत सारे कनाडा के प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत से नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, सारी चीज़ें। लेकिन द फर्स्ट एंड की थिंग टू गेट इनटू होल दिस प्रोसेस इज टू गेट इन कांटेक्ट विद सम प्रोफेसर दैट इज इन योर रेलेवेंट फील्ड। उमर, आई अप्रिशिएट, एक तो आपने कुछ स्कॉलरशिप्स जो है ना वो अगर आई अप्रिशिएट कि अगर आप चैट में ये कुछ लिंक्स या स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप पोस्ट कर दें, और जो आपने नाम भी लिए हैं, सो एटलीस्ट उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे वहाँ से देख के भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो आप चैट में कुछ लिखते हैं जी। सो दूसरा जनरली ये कोरिया का भी आया हुआ था कि कोरिया का कौन सा स्कॉलरशिप था जो आपको मिला था, उसके बारे में बता दें, तो वो थोड़ा सा कोरिया वाला बता दें। और सेकंड जो है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो जीआरई रिक्वायरमेंट्स होती हैं साइंसेस के लिए, सब्जेक्ट जीआरई चाहिए होता है, तो वो भी थोड़ा सा बता दें कि उसके लिए क्या स्कोर चाहिए होता है। और सेकंड आप साउथ कोरिया के बारे में बता दें, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट। और मीनवाइल आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे थे वो आप काइंडली चैट में कर दीजिए। ये मैं पहले साउथ कोरिया को टच कर लेता हूँ। साउथ कोरिया का मुझे एक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी है जो कि काइंड ऑफ काम करती है जैसे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में काम करते हैं। एक बॉडी है यूनिवर्सिटीज के, बहुत से डिफरेंट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको वो गवर्न करती है और वहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस करती है। इंतहाई इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप था मास्टर्स के लिए। और साउथ कोरिया मैंने इसलिए भी गया था कि जो हमारी मैं जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा हूँ लिथियम आयन बैटरीज में, साउथ कोरिया वन ऑफ द बेस्ट
इन दैट पर्टिकुलर रिसर्च काम कर रहे हैं इस वक्त। तो और ये था कि साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया इंजीनियरिंग और साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अनलेस कि आपको फुल ब्राइट मिल जाए या आपको कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मिल जाए, ये काइंड ऑफ एक लेटर के तौर पे काम करते हैं। ये मुल्क ऐसे हैं, यहाँ पे मास्टर्स करने से ये है कि आपकी प्रोफाइल, रिसर्च प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली इनहेंस हो जाती है। पाकिस्तान में आपको चूंकि अंडर ग्रेड पे रिसर्च के बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते, इवन मास्टर्स में भी बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते। कोरिया, मलेशिया, चाइना, यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज स्पेशली मटेरियल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च फैसिलिटीज टॉप नॉच हैं। आप बहुत अच्छी चीजें पब्लिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करके वहां से आप टेक ऑन कर सकते हैं टुवर्ड्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जो कि आप अब समझते हैं कि मैं शायद वो एक लेटर के तौर पे बीच में आप ये कर सकते हैं। और मैं अब ये फील करता हूँ कि शायद मैंने जितनी रिसर्च उन 2-2.5 साल में, फिर कोरिया का इंतहाई ज्यादा एक डिमांडिंग किस्म का एनवायरनमेंट है रिसर्च का, प्रोफेसर्स का। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जितनी रिसर्च उन 2-2.5 सालों में की, शायद मैंने पीएचडी में 5 सालों 4 सालों में इतनी नहीं कर सका, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें एक डिमांड जो प्रोफेसर की और रिसर्च प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रिसर्च थी। तो ये कोरिया का हो गया। यूएसटी यूनिवर्सिटी का मुझे स्कॉलरशिप मिला था, मैं वो भी शेयर करूंगा। वो हर साल अनाउंस होता है ऑलमोस्ट आई थिंक ट्वाइस ईयर। और फिर ये है कि उसमें एक कोई सर्टन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, यही है टू कनेक्ट टू अ प्रोफेसर। और आई थिंक आइल्स चाहिए उसके लिए भी, और बहुत मिनिमम आई थिंक 6 या 6.5 चाहिए ओवरऑल, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल जाता है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग और साइंसेज के लिए पर्टिकुलरली कनाडा में जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है या एमकैट या इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बिजनेसेस के हैं या इकोनॉमिक्स के, उनमें जीआरई रिक्वायर्ड है। लेकिन इंजीनियरिंग और साइंसेज में पर्टिकुलरली जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्टली यहाँ पे जिस तरह पहले एक रमशा ने आई थिंक बताया कि जिस तरह आइल्स रिक्वायर्ड है ओवरऑल, आई बिलीव के 7 बैंड्स चाहिए और नो लेस देन 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। ये आपके पास होना चाहिए, हर वक्त आइल्स होना चाहिए, क्योंकि और दूसरा ये कि नॉर्मली कनाडा के लिए मैं ये कहूँगा कोई डेडलाइंस भी नहीं है, क्योंकि 3 इनके इनटेक्स होते हैं, फॉल, समर और विंटर। तो आप किसी ना किसी एक डेडलाइन में फॉल कर रहे होते हैं। एज सुन एज यू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर प्रोफेसर, तो अगले कोई 1 महीने 2 महीनों 3-4 हफ्तों में कोई डेडलाइन अगले टर्म की शुरू हो रही होती है। तो ये मतलब कि कोई ऐसा पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं है। और इवन जिस वक्त आपको प्रोफेसर को एक्सेप्ट कर लें तो वो आपको क्विकली मतलब कि ग्रेजुएट हेड से कह के एडमिशन और ये सारा कुछ, तो होल दिस प्रोसेस राइटिंग एन ईमेल टू प्रोफेसर एंड टू गेट कनेक्टेड टू प्रोफेसर इज द की। तो थैंक यू उमर, थैंक यू। आई अप्रिशिएट आप थोड़ा सा, एक तो स्कॉलरशिप्स जो आपने मेंशन किए हैं, आप चैट में उनके लिंक्स या उनके स्कॉलरशिप्स के नाम मेंशन कर दें। मीनवाइल जो है, जो पार्टिसिपेंट्स इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू उमर फारूक अबाउट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग इन कनाडा, वो अपने चैट में वो क्वेश्चंस पोस्ट करें एंड उमर विल रिस्पॉन्ड टू इट। और जो one thing I'd like to just share with you, there is this program that HEC has started with a few US universities, and that is PARC US Knowledge Corridor. एंड पार्क यूएस नॉलेज कॉरिडोर जो है, उसमें साइंसेज, सोशल साइंसेज, सब डिसिप्लिन शामिल हैं। दैट्स अ पीएचडी स्कॉलरशिप। और उस पार्क यूएस नॉलेज कॉरिडोर के प्रोग्राम के तहत जो है, यू नीड जीआरई, और उसके बाद आपने एचईसी अप्लाई करना होता है। या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर वहाँ पर आपका एडमिशन हो गया, देन यू अप्रोच एचईसी। सो लास्ट टाइम जब हमने सेशन किया था, तो उसमें लर्नर्स रिपब्लिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर हाउ टू गेट इनटू पीएचडी सोशल साइंसेज वाला जो है, वो एक वेबिनार जो है वो यूट्यूब चैनल पे होगा, जिसमें एचईसी के जो डायरेक्टर हैं पार्क यूएस नॉलेज कॉरिडोर के, ही आल्सो जॉइन एंड ही हैज़ एक्सप्लेन दैट प्रोग्राम। तो आप वो वाला जो वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख लें, हाउ टू गेट इनटू पीएचडी इन सोशल साइंसेज। सो उसके अंदर जो है वो यूनिट यूएस में जब भी एडमिशन होएगा, यू नीड जीआरई। इस साल सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जाम्प्ट की हुई थी कोविड के लिए। सोशल साइंसेज के लिए जीआरई जनरल होता है, और साइंसेज के लिए जो है वो जीआरई सब्जेक्ट होता है। और यूएस के लिए पर्टिकुलरली जो है वो पार्क यूएस नॉलेज कॉरिडोर के तहत जो है वो, अगर आपको एचईसी का स्कॉलरशिप मिल जाता है, सो आपका एडमिशन भी रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा यूएस यूनिवर्सिटीज में। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर दैट पार्क यूएस नॉलेज कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत आप कर सकते हैं। सो विल मूव टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट। हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं सारा अली। सारा जो हैं वो, वी टॉक्ड अबाउट शिवनिंग, वी टॉक्ड अबाउट फुलब्राइट। सो रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड स्कॉलरशिप जो है वो आसेड है। सो आसेड लेस एक्सप्लोर्ड इन अ वे कि हम बहुत ज़्यादा फुलब्राइट या शिवनिंग पे बात होती है।
So ASEED जो है, that's a good scholarship. Australian universities जो हैं, they've been doing a good job in terms of training people. So उसमें Sara Ali जो है, she got ASEED scholarship. So we'll ask Sara Ali कि वो अपना journey और process बताएं और हमें बताएं कि what mattered in terms of her selection. You know, that's their decision जिन्होंने select किया, but obviously what does she think कि ये कैसे ये process हुआ, किन लोगों ने mentoring की, and how did she develop her personal statement. So Sara Ali, over to you. You can unmute yourself. जी Sara Ali. Assalamu alaikum. Thank you, Naveed sir. Ji, can you hear me? Ji, Yeah, sure. Assalamu alaikum. Such a diverse panel. So I went to the University of Melbourne on Australia Award Scholarship in 2017. और मेरा उससे पहले काफ़ी हद तक डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस था। तो मैं ये बताती चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया वैसे इतनी पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन अब होती जा रही है और मैं इनकरेज करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जाएँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ क्वाइट गुड। आई मीन जो हम एक्सप्लोर नहीं की होती ज़्यादा हमने। सो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स का ये है कि आप सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी जरा बता दीजिए और ताकि पता चल जाए कि आपने पहले डिग्री क्या की हुई थी और बाद आप क्या गई हैं, तो वो भी जरा बता दें। जी, मैंने लॉ किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम जो डिस्टेंस लर्निंग होता है यहाँ पे, द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से। उसके बाद मैंने कुछ लॉ फर्म्स में भी काम किया, बट देन आई रियलाइज्ड आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट सेक्टर एंड आई वांटेड टू वर्क इन द ह्यूमन राइट्स एरिना। सो मैंने काफ़ी अरसा लंबा तवील अरसा NGO सेक्टर में काम किया, एंड आई हैव वर्क विद वेरियस रीनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग शिरकतगाह, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पिलडैट। और ये काम करते करते जब मुझे लगा कि अब मुझे आई नीड टू गो अब्रॉड टू फॉर माई मास्टर्स टू फर्दर होन माई स्किल्स, तो मैं आई वांटेड टू ऑफ कोर्स गो ऑन अ स्कॉलरशिप। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी डिफरेंट जो ऑप्शंस थी, नेदरलैंड्स की भी, शीवनिंग, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स, एंड आई चोज ऑस्ट्रेलिया फॉर द रीजन दैट एक तो उनकी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये 50% स्कॉलरशिप्स देते हैं टू विमेन। So I mean उनकी खास लिखा होता है that they encouraging more women to come forward and pursue their masters. तो they're looking for people जो इस environment में women rights वाली field में काम भी करते रहे हो। तो मुझे था कि I should explore that. तो मैंने मास्टर्स किया है मेलबर्न यूनिवर्सिटी से। ये 2 years का मास्टर्स था, मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज। और इसका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि इनकी भी दे डोंट आस्क फॉर GRE, सो IELTS की रिक्वायरमेंट है, एंड यू नीड टू हैव मिनिमम 6 इन ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल 7 ये भी रिक्वायर करते हैं। सो they don't really ask for a personal statement, but what they have is in their application, their set of 5 questions, जिसमें they ask about what you have done in your previous जो कि आपकी work life में, where you have worked, and they are looking for people who have worked in the sector and now trying to bring some change. So जो उनको लगे कि वो बाहर probably they'll be equipped with that knowledge. तो ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं, वो आपसे पूछते ये हैं कि आप बताएं आपने क्या काम किया, आप किस तरह का चेंज लाना चाहते हैं, एंड दे आल्सो आस्क फॉर अ डेवलपमेंट इम्पैक्ट प्लान, जिसको ये DIP कहते हैं। सो दे आस्क ईच एप्लीकेंट प्रिपेयर दैट प्लान, जिसमें आपने बताना होता है कि व्हाट डू यू प्लान टू डू व्हेन यू कम बैक, बिकॉज इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि ये आपको 2 years का मिलता है, 1 year प्रोग्राम भी मिलता है, बट यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड टू सर्व योर कंट्री. So basically they're looking for people who want to kind of committed to Pakistan and want to bring change in the public sector and in the development sector. ज़्यादा scholarships इनके government के लोगों के लिए होते हैं. So the best thing about this is that इनके ज़्यादा जा रहे होते हैं people from the DMG group और different जो CSS के होते हैं या PCS जिन्होंने clear किया होता है, उनको ये once they are through the grade 17 या grade 18, they give them a chance to go and explore and acquire more skills and kind of develop themselves more and learn from Australia.
ज़्यादातर ये वो होते हैं, बट इनकी एक कुछ परसेंटेज प्रोपोर्शन ये देते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के लिए रखी हुई है। ऑल्दो गवर्नमेंट को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट इनकी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए इनका कोटा है, जिसमें ये इनकरेज करते हैं। मोस्टली आई सी अ लॉट ऑफ विमेन इन who go for these scholarships. Women who have been working either in the research arena or on the field, on like say fighting for women rights, human rights. ज़्यादातर ये profiles होती हैं इनकी. A lot of people from औरत फाउंडेशन, शिरकतगाह टाइप लोगों, अदर NGO से ये encourage करते हैं. उसके बाद इसका कुछ ये है कि आप ने जब वो क्वेश्चंस आंसर कर दिए, आइल्स आपको ओवरऑल 7 बैंड चाहिए होता है, and then you have to apply by April. Around April में इनकी application deadline होती है, and then if you so there are 3 rounds. So if you're shortlisted for the interview, they call you in for an interview. Interview थोड़ा इनका rigorous होता है. They interview you for a good 1.5 hours, and उसमें ये होता है कि एक panel होता है जिसमें इनकी एक Australian embassy से उनका representative होता है, एक कुछ senior bureaucrat होता है, और एक इनका होता है 1-2 लोग इनके एकेडेमिया से भी होते हैं वहाँ, और एक इनका कोई प्रीवियस अलमनाई स्कॉलर होता है जो असेस कर रहा होता है. सो दे काइंड ऑफ डू ग्राइंड यू एंड दे काइंड ऑफ डू आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आपने जो डेवलपमेंट प्लान में जो आपने प्रपोज किया होता है, व्हाट यू प्लान टू डू, तो वो उसमें आपको करते हैं. सो यू हैव टू गो रियली प्रिपेयर्ड एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट टू एस दैट इंटरव्यू. So once you're through that stage, then आपने basically फिर आपको एक within 2 months they get back to you, and if you have successfully made through the 2 steps, then आप qualify कर जाते हैं, and then you have to naturally फिर आपका यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं, वो आप पहले एक ऑप्शंस दे देते हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस की प्रेफरेंस क्या होगी. सो आई गेव मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी एज ए नंबर 1 दी थी, ANU नंबर 2. सो आपकी 3 प्रेफरेंसेस होती हैं जो आपको बताते हैं कि आप करना चाहें. Other than that, इस स्कॉलरशिप की जो आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट अदर scholarship, but what I heard from other people is that जो Australia awards है, इनका stipend बहुत अच्छा होता है. So they cover your tuition fee, they cover your air travel, they give you airfare, they cover everything's covered. So not any penny from the pocket. So you take the flight is paid by Australia. You go there, and then आपकी tuition fee covered होती है, आपको एक allowance मिल जाता है, आपका स्टाइपेंड आना शुरू हो जाता है, आपको फिर वो एक 1 year 2 years प्रोग्राम हो तो आपको 1 year का फैमिली रियूनियन ट्रैवल टिकट भी देते हैं, एंड देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है. सो बेसिकली इट्स अ फुली पेड एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, और आप यू जस्ट देयर टू एक्सप्लोर एंड रिसर्च, एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमिक्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद आई थिंक मैंने अभी काफ़ी बोल दिया, अगर मज़ीद क्वेश्चंस हों तो. Thank you, Sarah. I think it's excellent summary that you've explained about ASAID. So I'll request you कि आप chat में जो लोग ASAID के बारे में questions करना चाहते हैं, आप उनको kindly respond कर दें. तो हम एक दफ़ा सारे panelists से जब round करेंगे, so still if there are some pending questions, we will again come back to you. So एक question इसमें बार-बार appear हो रहा है, that's about business scholarships. So business scholarships जो है, what I understand in the US जो है वो generally you require GMAT. और जो पाक US नॉलेज कॉरिडोर है, जो फुलब्राइट है, दे आल्सो गिव बिजनेस स्कॉलरशिप्स. और बाकी जो है वो यूरोप के अंदर बिजनेस स्कूल्स होते हैं. तो यूरोप के अंदर जनरली जो PhDs होती हैं उसमें वैकेंसीज अनाउंस होती हैं. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बिजनेस स्कूल्स के व्हेन दे अनाउंस PhD वैकेंसीज, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें. तो फुलब्राइट में भी और जो आपका जो पाक US नॉलेज कॉरिडोर, दोनों में बिजनेस में जो है वो कवर्ड है. और बिजनेस डिग्रीज में जो है वो जनरली लोग पाकिस्तान से जाते हैं, US में भी. लेकिन यूरोप के लिए यू हैव टू कीप एन आई, और कोई ज़्यादातर PhDs जो हैं वो वैकेंसी अनाउंसमेंट होती हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में. सो आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट इज शाबानो खान. Shabano is a Shivning scholar. So recently she has done her masters from LSE, I think. और Shabano बताएंगे if I'm wrong. So Shabano is also civil servant. So जैसे कह रही थी सारा अली के civil servants को बहुत जो है scholarships देते हैं, तो Shivning में भी बहुत civil servants जाते हैं, but it doesn't mean every civil servant can go there. और उसमें भी I personally know कि बहुत सारे civil servants apply करते हैं. Suppose there are like 100 or 200 applying, but maybe like 5 or 10 उसमें से select होते हैं.
there is still a competition and there's still that preparation that's required for civil servants. It's not a granted thing कि अगर आप civil servant हैं तो आपको scholarship. That's my understanding. Shabano उसको मज़ीद elaborate करेंगी and she'll also tell about her journey of Chevening scholarship. Shabano, please. आप unmute जी Shabano. जी. So Assalamu alaikum and thank you Naveed for providing this platform. और it was amazing to hear the stories of everyone. और हर किसी की अपनी special एक scholarship की जगह होती है, कोई ना कोई quality होती है जो important होती है. So I'll start because I had the opportunity to listen to everyone and all questions. तो मैंने कुछ 5 हिस्सों में divide किया है and I try to cover के हो जाए इस time में. So पहली बात ये कि how did I come to know about the scholarship or how does anyone come to know about a Chevening scholarship? So in this era of mobile and internet, I got to know this about from one of my colleagues, and basically through internet. I was always interested in studying abroad, even when I was not a civil servant. But I knew one thing from the very beginning. I have like 7 years of experience now. कि मुझे एक लाइन में काम करना है. whatever I'm doing, I need to work towards that particular goal. कभी कभी जिस तरह उन्होंने कहा कि लाइन चेंज करना बहुत अच्छा है, but मेरे लिए ये था कि I want to stay in economic sciences और development में मुझे रहना है. So मैंने सब अपनी step wise चीजें उस तरह कोशिश की कि मैं plan करूँ. So then when I became a civil servant, luckily I was working in the training department, जो civil servants को training पे भेजता है, and I met so many civil servants जो इस पे जा रहे हैं. और जिस तरह नवीद साहब ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों का पता है जिन्होंने अप्लाई किया और उनका नहीं हुआ. 3, 4, 5, 6, 10 हर साल सिलेक्टेड होते हैं, 10 से 15, और आप इमेजिन करें 60 का कोहॉर्ट होता है. सो ये टैग अपने जहन में रखें कि 60 to 50 के अंदर 10 से 15 सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब बाकी काफी शेवनिंग में आपके पास ओपन स्पेस है. सो एनीहाउ दैट्स हाउ आई न्यू अबाउट इट, दैट्स हाउ आई न्यू कि इसका सिस्टम कैसे चलता है, साइकिल क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो दिस इज द फर्स्ट फेज, हाउ यू नो अबाउट द स्कॉलरशिप थ्रू इंटरनेट. अब ट्विटर पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सब Chevening scholars. As a Chevening scholar, we very much own it. और government of UK DFID जो पहले था वो इसको बहुत propagate करता है. In fact, Pakistan was one of the top 10 countries जिससे सबसे ज्यादा applications आ रही हैं Chevening में पिछले 3 सालों में. So very competitive. And the reason I say it कि I applied it for 2 times. I didn't get it in the first time. So now I know कि what is the right way to do it. So that's the first phase. The second thing is कि क्या professional stakes हैं, कैसे हमें सबको चलना चाहिए. So आपकी internships, अभी मैं कुछ questions देख रही थी, volunteerships, your work experience, everything is counted as your professional experience. In Chevening, you have to calculate the number of hours you have worked. उन्होंने लिखा होता है कि इतना experience है in terms of hours. So they're very flexible. तो अगर आप में जिस तरह online पढ़ा रहे हैं, but आपकी recognition है, let's say Learners Republic पे मेरी recognition है कि I'm a partner, I'm a fellow. So they will count those number of hours and you can include it. अगर आपकी permanent कोई ऐसी job नहीं है, तो भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 4 जगह internships की है और वो internship 6 months की थी, कोई 8 months की थी, जिस तरह मेरे साथ एक फेलो थी, उन्होंने सिर्फ 2 weeks की थी, लेकिन उन्होंने उसको भी काउंट किया. शौकत खाना में very early in her when she was in undergrad, volunteership थी, volunteers भी इसमें include होते हैं. professional experience तो होता ही होता है. ये इसका second aspect हो गया. As for the third and the most important aspect कि इसकी requirements क्या हैं. work experience मैंने आपको बता दिया. It doesn't necessarily mean कि आपको relevant ही होना है. In any case, you are working towards improving your networking in your field. It counts as a work experience. ये तो पहली requirement होगी. दूसरी इसकी सबसे important requirement ये है कि that you really need to know your school, your university, your course. आपने 3 जगह अप्लाई करना होता है. ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है. ऑनलाइन पोर्टल पे आप ये फिल करते हो कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज में इन कोर्सेज में अप्लाई किया. फिर इसके अंदर 4 एसेज होते हैं. पहला लीडरशिप पे, दूसरा नेटवर्किंग पे, फिर तीसरा why UK, why these courses, and why these 3 universities. Last but not the least is what is your career plan. So like I said कि मैंने 2 दफा अप्लाई किया था और मेरी पहली दफा की एप्लीकेशन और दूसरी दफा की एप्लीकेशन में जो बहुत बड़ा डिफरेंस था वो clarity of my goals.
मैंने 1 साल के गैप से अप्लाई किया था और मैंने बार-बार, मैं इंटरव्यू स्टेज तक भी गई, सो वो लेटर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरव्यू में क्या होता है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि मेरी लीडरशिप की क्या एग्जांपल्स है। मेरा सिविल सर्वेंट होना अकेला लीडरशिप की एग्जांपल नहीं है। मुझे बहुत पर्टिकुलर, जिस तरह अभी सबने जिक्र किया, बताना पड़ा कि जनाब मैं इन चीजों पे काम कर रही थी और इनका, फिर जब मैं अपनी अचीवमेंट्स बताती हूँ तो इनका ये रिजल्ट मैंने देखा पिछले 5 साल में। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका 3 साल बिल्कुल आप कट ऑफ पे हो, 3 साल के कट ऑफ पे हो, जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 से 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस की, तो उसमें भी आपने छोटी भी चीज कोई की है। लेट्स से आप मैंने वेबसाइट डेवलप की थी, तो उसका भी मेरा, उसका क्या आप इसका बना सकते हो आउटकम, तो ये था कि वो विजिट कितनी दफा होती है। अगर वो दिन में 6 दफा भी विजिट होती है और आप फेच कर सकते हो डेटा के, यार वो लेट्स से लाड़काना से किसी स्टूडेंट ने लर्नर्स रिपब्लिक को फेच किया, यार दैट्स माय विन। सो यू नीड टू टेल देम इन समटाइम्स इन नंबर्स, समटाइम्स इन अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ राइटिंग कि ये मेरी अचीवमेंट्स भी रही। सो ये लीडरशिप हो गया। नेटवर्किंग में देखिए थोड़ा सा एडवांटेज सिविल सर्वेंट को ये होता है कि वी आर लिंक्ड थ्रू ऑल अदर सिविल सर्वेंट्स, वी आर लिंक्ड टू इंडस्ट्री, तो वो वहां पे मैं मानती हूँ कि मुझे एज मिला। बट लाइक इफ यूर इन डेवलपमेंट सेक्टर, यूर इन प्राइवेट सेक्टर, आप बताएं कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है। अगर आप एक इंटर्नी हो तो आपने 2 जगह इंटर्न किया है, यू आर कनेक्टेड टू गुड पीपल, यू मेंशन दैट इन योर नेटवर्क। फिर वाई यूके एंड वाई यूके यूनिवर्सिटी, सो उसमें तो बड़ा एक पैक्ट लोग लिख देते हैं, बट दैट डजंट ऑलवेज वर्क। यू यूके बेस्ट है और ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। यू नीड टू टेल देम, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिक्र किया कि ये वाला प्रोफेसर है या इसका ये सेंटर इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एलएससी का मुझे पता था इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर जो है वो ऑक्सफोर्ड से भी लिंक्ड है और पाकिस्तान में बड़ी प्रेजेंस है और ऑल ओवर उसकी प्रेजेंस है। सो आई मेंशन दैट कि this is the reason I want to go to LSE, and then I had like other universities, but just giving you one example. The last but not the least, they talk about your career plan. वही बात है, please tell them something realistic. They do want you to change Pakistan, but जिस तरह मैंने कहा कि मैं जो काम कर रही हूँ, अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि आप कहो कि मैंने पूरी मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट चेंज कर देना है। मैं जिस कैपेसिटी में काम कर रही हूँ मुझे इसी को बढ़ाना है, क्योंकि मैं गिन नहीं सकती कि इसके फवायद कितने ज्यादा हैं, लेकिन इसके फायदे हैं। सो जस्ट टेलिंग देम दैट यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, बिकॉज अभी आप छोटा छोटा कर रहे हो, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो ये जी इसके 4 एसेज हैं और उसमें छोटी छोटी एग्जांपल्स जो मैं दे सकती थी वो हैं। फिर इसकी वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इंटर्नशिप, वॉलंटियर काउंट हो गया, बिल्कुल हो गया, एसेज हो गए, और इफ यू क्वालिफाई तो फिर इसका एक इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड में आपके साथ यूज जब इस्लामाबाद का होता है, एंड आई वुड रेकमेंड कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं आप इस्लामाबाद में दें, बिकॉज यहाँ पे एम्बेसी से लोग, हाई कमीशन के लोग भी होते हैं और पाकिस्तान से भी लोग होते हैं। सो उसमें आपसे दे रीड इट वेरी केयरफुली, एवरी सिंगल वर्ड इज रेड। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ये लिखा है कि इस बात का ये इम्पैक्ट है, तो आप प्लीज अभी कोई करंट एग्जाम्पल दे सकती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो मेरे पास था। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं लिखा, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का इतना ज्यादा कभी एग्जैजरेट कुछ लोगों ने किया है कि बाद में वो कुछ नहीं निकलता। सो कैन यू प्लीज, आई सी अ फ्यू लाफिंग स्माइल्स, बट दैट हैपेंस, यू नो। सो दे आस्क कि आप जाके वहां क्या करेंगी। अब मुझसे सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया कि आपको यूके की क्या अच्छी बात लगती है, और मैंने अपनी उसमें लिखा हुआ था कि आई वर्क विद डिफिड बिफोर, ड्यूरिंग, एज अ सिविल सर्वेंट, and I told them what I liked about it, and I thought कि मैंने stupid बात की है, but it was one important aspect of the British people जो मुझे, I worked, मैंने pick up किया था उनसे, so they knew कि यार ये कहीं fake trajectory पे नहीं जा रही। So telling you because I've been to the interview and this process twice, तो ये second में मुझे लगा कि ऐसी चीजें जो हर किसी को पता होनी चाहिए, winning चीजें हैं। Then the fourth point is picking from all of the discussion कि इसकी package क्या होता है। Excellent package when you're coming to UK, when you're coming back to your country, they pay you whatever flight you want. It's very good stipend if you're living in London, वो London के हिसाब से होगी। If you're living in the suburb like Oxford, Cambridge or Sussex, they'll give you according to that. और यहाँ पे बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। So my course was beyond the limit of Chevening. Chevening देता है 18,000 पाउंड तक आपको, जो भी कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो, but my course was 22,000 pounds. तो उसमें ये होता है कि शेवनिंग ने अपने पार्टनर्स के साथ, जिस तरह एलएससी इज अ पार्टनर फॉर शेवनिंग, उनके साथ मुआहदा किया होता है, और मैंने एलएससी की स्कॉलरशिप के लिए भी साइमल्टेनियसली अप्लाई किया था। तो मेरा जितना भी गैप आ रहा था
मैं LSE के स्कॉलर भी हूँ, तो मैं मेरी LSE कवर कर रही थी। तो इफ यू प्ले इट स्मार्टली तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करोगे और शिवलिंग के लिए भी अप्लाई करोगे अगर आप बिजनेस के लिए करना चाह रहे हो, क्योंकि जो पार्टनर यूनिवर्सिटी होती है वो आपके पाउंड्स में आपको कवर कर देता है, और शिवलिंग फिर आपको देता है कि यार अगर पार्टनर यूनिवर्सिटी ने दे दी है तो शिवलिंग स्टेप्स अप और वो एक अच्छा लाइजन हो जाता है। ये भी सिस्टम में आके चीजें पता चली हैं, बिकॉज मेरी प्रीवियस एजुकेशन में MBA है और मैं दोबारा वही करना चाह रही थी, बट मुझे पता नहीं था, सो आई डिड माई MSc, बट ऑल एवरीथिंग इज वर्थ इट। Anyway, then the selection process, अभी थोड़ी देर पहले ही इनका क्लोज हुआ है जी, सितंबर अक्टूबर में ओपन होते हैं, ऑलमोस्ट 2 months 45 days to 2 months का ओपन रहता है। ऑनलाइन पोर्टल होता है, जो अबव रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको अभी जिक्र की वो सारी होती हैं। जनवरी में पहला फिल्टर करते हैं उन लोगों को जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। फरवरी मार्च में आपको ऑफर आती है फॉर इंटरव्यू, अप्रैल में आपके इंटरव्यू होते हैं, और मई जून और यूजुअली जून में आपके पास अपना स्कॉलरशिप अवार्ड होता है, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर वीजा एंड एवरीथिंग। सर अगर टाइम है तो मैं इंटरव्यू को बता दूं, या अदरवाइज दिस इज मैं कुछ चैट के ऊपर जो है वो विल रिक्वेस्ट यू कि आप शिवनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट पे आप वो रिस्पॉन्ड करें। मीनवाइल एक राउंड से हम वापस आते हैं, तो देन विल अगेन रिक्वेस्ट यू अगर कोई पेंडिंग क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शबानो। जो एक पॉइंट शबानो ने हाईलाइट किया, आई लाइक टू मेंशन इट, कि जो इन्होंने कहा है कि जो आप लिखें वो सच्चाई होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल स्टेटमेंट उस वक्त लुक्स लाइक कि यू कैन डॉज समवन, मे बी सम पीपल कैन डॉज इट, लेकिन ये है कि इट्स यूजुअली अ रेयर चांस। सो इसलिए जो ओरिजिनल आप हैं, जो आपने काम किया हुआ है वो लिखें, जो ओरिजिनल इंटेंट है, दे विल वैल्यू ओरिजिनलिटी, वन थिंग। सेकंड थिंग जो है वो समटाइम्स जैसे इन्होंने एग्जैजरेट करने का लिखा है, तो कुछ लोग अपने बारे में इतना कुछ लिख देते हैं कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इतना कुछ ना लिख देना कि वो स्कॉलरशिप वाले कहें कि आपको तो चाहिए ही नहीं मज़ीद एजुकेशन। सो आपको तो ऑलरेडी बहुत कुछ आप कर भी चुके हुए हैं, बहुत नॉलेज आपके पास ऑलरेडी भी है। सो वो अचीवमेंट्स जो हैं वो आप अचीवमेंट्स बताएं, बट बी हम्बल। और क्यूरियोसिटी टू लर्न जो है डज नॉट टेल कि भई आपको सब पता है, जो है ना। अगर आपको सब पता है तो देन यू डोंट नीड फर्दर एजुकेशन। So tell them what you don't know as well, और what you want to know, what you want to learn. So ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आप अपने बारे में इतना कुछ ना लिख दें कि वो कहें कि मतलब आपको तो स्कॉलरशिप चाहिए ही नहीं है। और सेकंड जो बात है कि वो आपने ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन करनी है कि आप ओरिजिनल लें जो भी आप लिख रहे हैं। सो यू शुड हैव सम एविडेंस कि व्हाट यू बीन डूइंग, and so that's very important. ये some of the tips जो है that I'd like to mention. और again जो है वो हम आप शिवनिंग के जो questions हैं you can post it in the chat and we'll request Shabano to respond. और हमारे साथ एक और कोलीग हैं साकिब जो हैं। साकिब ने पहले कोरिया से एक स्कॉलरशिप लिया था फूड सिक्योरिटी में, उसके बाद साकिब इज़ नॉट डूइंग PhD फ्रॉम जापानीज़ यूनिवर्सिटी। सो साकिब ने भी ज्वाइन किया हुआ है, एंड साकिब जो है ही हैज़ सम टिप्स फॉर कोरियन एंड जापानीज़ स्कॉलरशिप। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि साकिब वो जो है कोरियन और जापानीज़ स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है वो वहाँ पर जो है वो लिख दें चैट में, और वहाँ से अगर कोई ज़रूरत हुई तो वी कैन अगेन आस्क हिम। सो विल मूव टुवर्ड्स अदील। डॉक्टर अदील जो हैं ही हैज़ डन PhD in biochemistry and he's a career diplomat, and so he has done this PhD on scholarship and won other scholarship awards as well. और हम डॉक्टर अदील से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रा हमें अगेन वी आर कमिंग बैक टू साइंसेस एंड इंजीनियरिंग साइड, और उसमें वो बताएं कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। And another good thing is Dr. Adil is now heading a science diplomacy desk at Ministry of Foreign Affairs, and they are in the process of establishing collaborations and partnerships with many universities abroad, and opportunities भी आ रही हैं। तो डॉक्टर अदील जो है वो opportunities भी हमसे शेयर करेंगे। That's an added advantage कि वो जो है वो एक PhD स्कॉलर होने के साथ साथ एक बड़े अफसर भी हैं, तो वो अफसर होने का एडवांटेज भी हम लेंगे। जी डॉक्टर अदील साहब। जी थैंक यू डॉक्टर नवीद। आई होप आई एम ऑडिबल। जी सो बिट ऑफ अ बैकग्राउंड, माय PhD इज इन बायोटेक्नोलॉजी, और जो मुझे स्कॉलरशिप मिला था वो इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप थी। सो दिस इज गिवन एज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप अवार्ड्स। ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स दे कीप ऑन चेंजिंग देयर नेम्स, और उनकी जो ग्रांट अमाउंट होती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग।
So that's something that you will need to be aware of. So in my talk, I'll try to give you a bit of tips, खास तौर पे with regards to pursuing scholarship, especially in Australia. ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें एक तो स्टेट लेवल फंडिंग है, उसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे भी फंडिंग अवेलेबल होती है. तो एक्सेस टू नॉट जस्ट स्कॉलरशिप्स बट फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स, सो दोज आर थिंग्स दैट यू कैन आल्सो लुक इनटू. नेचुरल साइंसेस के अंदर इट्स इम्पोर्टेंट कि यू आइडेंटिफाई अ स्कॉलरशिप जो कि आपकी रिसर्च से रेलेवेंट है, आपके पास सुपरवाइजर जरूर, आपके पास कंसेंट अवेलेबल हो. दैट इज वन ट्रैक दैट यू शुड परस्यू. दूसरी तरफ बात आ जाती है सिलेक्शन ऑफ योर यूनिवर्सिटी. दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट. आपने ये चीज देखनी है कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वो ऑफर हो रही है उस यूनिवर्सिटी में कि नहीं. मोर ऑफन देन नॉट व्हाट यू डू इज कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज छोड़ के बस देखते हैं कि आपको कहीं पे एडमिशन मिल जाए. तो ट्राई टू एसोसिएट योर सेल्फ एज अप्रोप्रिएटली एज पॉसिबल. मैच मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा ट्राई बेसिकली यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर योर स्कॉलरशिप और फेलोशिप और ग्रांट. आपने देखना है कि व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग स्किल सेट, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और ये इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में. जब व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपके पास इतना स्किल सेट अवेलेबल है और आप इस पर्टिकुलर फील्ड या कैटेगरी में अपस्किलिंग चाहते हैं, तो देन यू कैन राइट विद इन योर पर्सनल स्टेटमेंट. वो बड़ी आउटकम ड्रिवन हो जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव विद दैट ग्रांट, फेलोशिप या जो भी आप परस्यू करना चाह रहे हैं. उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, गूगल स्कॉलर इज अ वंडरफुल रिसोर्स फॉर नेशनल साइंसेस. उसमें आप गूगल अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट जो पब्लिकेशंस आ रही हैं, जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं. रिसर्च गेट इज द फेसबुक ऑफ रिसर्चर्स. उसके ऊपर तो आपका अकाउंट होना मस्ट है, because this allows you to very easily map people that are working in your field. You can drop them messages, वो किन ग्रांट्स पे काम कर रहे हैं. a lot of them publicize के जी ये ग्रांट हमने विन कर ली है, एंड आपकी स्कॉलरशिप उसी ग्रांट से निकल आती है. तो दिस इज अनदर एवेन्यू कि जो एडवर्टाइज नहीं होती स्कॉलरशिप्स, वो आप डायरेक्ट प्रोफेसर के थ्रू, ग्रांट के थ्रू अवेल कर सकते हैं. दिस इज प्योरली फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क जहाँ पे आ जाता है. उसके अलावा ट्राई टू मेंटेन एन एक्सेल शीट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आप परस्यू करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड डेडलाइंस क्या हैं, व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स ऑन ऑफर. उसके अलावा जो लिंक्स रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज के, दोज आर इम्पोर्टेंट. अब आ जाते हैं टू द अदर साइड, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी फेलोशिप्स होती हैं, द वर्क दैट आई एम डूइंग विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. सो ऑफ लेट एक इंटरेस्ट उजागर हुआ है वर्ल्ड वाइड के जी साइंस पॉलिसी या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट किया जाए. A lot of professional associations, they are offering a number of scholarships. जैसे मैरी क्यूरी अलुमनाई एसोसिएशन है, USAID के फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे बकायदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी फेलोशिप ऑफर होती है. सो दोज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर वर्किंग. वो अंडरग्रेड्स भी हो सकते हैं, दे कैन अवेल दोज फेलोशिप्स. इसकी पूरी लिस्ट आई विल पुट इन द चैट बॉक्स. उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. आपने सिर्फ ये शो करना है दैट व्हाई डू यू वांट टू परस्यू एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से बायोटेक्नोलॉजी में था. एक गैप ये नजर आया कि जो पॉलिसी रेगुलेशन है वो एविडेंस ड्रिवन नहीं है. दैट मेड इट अ वेरी रिच एरिया फॉर साइंस डिप्लोमेसी या साइंस पॉलिसी. सो वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दीज काइंड ऑफ पॉलिसी फेलोशिप्स दे कैन बी अवेल ड्यूरिंग योर पीएचडी. कि जैसे अगर आप यूएस में अपनी पीएचडी या अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें देयर इज अ फेलोशिप बाय द नेम ऑफ मिर्जायान फेलोशिप. सो आई पुट द डिटेल्स इन द चैट बॉक्स. तो व्हेन यू अप्लाई फॉर इट, आप एक किसी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं. यू आर असाइंड टू अ सेनेटर्स ऑफिस, जहां पे यू कैन सी फर्स्ट हैंड कि जी पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही है, एंड यू कैन पब्लिश योर डेटा एज वेल. Which leads to another important tip. अगर आप नेचुरल साइंसेज में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, हैविंग अ पब्लिकेशन रिकॉर्ड सूट्स यू वेरी वेल. और अंडरग्रेड लेवल पे इफ यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च, एक रिव्यू पेपर, इवन ऑपेड्स, दे ऐड टू योर प्रोफाइल. तो आपने बेसिकली अपनी यूज योर अंडरग्रेड एक्सपीरियंस टू एनरिच योर स्किल सेट, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ताकि आपकी सीवी आपको एक डाइवर्स इंडिविजुअल शो करे. I think I'll just sum it up with this. Additional queries जो हैं, just feel free to ask me in the chat box. जी थैंक यू डॉक्टर अदील. और आप साइंसेस के हवाले से जनरली भी जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं विद अदर कंट्रीज, और उसके बारे में आप पूछना चाहें जो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी के हैं, सो यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस टू डॉक्टर अदील और ही विल बी रिस्पोंडिंग टू दीज क्वेश्चंस. किसी ने इकोनॉमिक्स का पूछा था, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स आप बताएं, दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू. सो फॉर सोशल साइंसेस पब्लिक पॉलिसी, जो यूएस के अंदर पीएचडी का मेरा एक्सपीरियंस है, 2-3 चीज़ें मैं यूजुअली लोगों को एडवाइस करता हूँ और दैट आई विल अगेन शेयर विद यू. और वो ये है कि अगर आपने पीएचडी पे जाना हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के प्रोफाइल्स को स्टडी करें कि व्हाट इज़ देयर रिसर्च एरियाज़, वो रिसर्च उनकी क्या है, उसकी एक्सेल शीट बना रहे हैं. ये स्कूल है,
इसके ये प्रोफेसर्स हैं, इन प्रोफेसर्स के ये रिसर्च एरियाज़ हैं। उनकी पब्लिकेशंस भी पढ़ें, कुछ 1-2 पेपर्स उनके पढ़ें। सो आप जब पर्सनल स्टेटमेंट बना रहे होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनका काम की नेचर क्या है, एंड यू कैन आल्सो मेंशन इन योर पर्सनल स्टेटमेंट कि ये वो प्रोफेसर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ इस किस्म का काम आप इंटरेस्टेड होंगे। समटाइम्स पीएचडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं कि नहीं आई हैव 4 सीजीपीए, मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। तो लेकिन जब आप अप्लाई करते हो, तो जो स्कूल होता है उसके पास वो प्रोफ़ेसर नहीं है जो आपके एरिया में आपको सुपरवाइज़ कर सके। सो यू आर वेरी मच टैलेंटेड पर्सन, बट ऑब्वियसली देयर इज़ नो फैकल्टी मेंबर हू कैन मेंटर, हू कैन ट्रेन यू। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एडमिशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना अलाइन करें उस स्कूल के साथ। इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंसेज़ में आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। कि इकोनॉमिक्स का किसी ने पूछा था, तो इट मैटर्स कि क्या आप जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट्स मोर कंजर्वेटिव साइड जो है। अगर आप किसी ऐसे स्कूल जा रहे हैं जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव जिनकी लीनिंग है, सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जिनको यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप किस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, और उस स्कूल की जो है वो आइडियोलॉजिकल लीनिंग जो है वो क्या है, रिसर्च फोकस क्या है। सोशल साइंसेज में ये ज़्यादा मैटर करता है, साइंसेज आर लकी हैं कि वहाँ आइडियोलॉजी जो है ना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन सोशल साइंसेज में आइडियोलॉजी जो है वो मैटर करती है। सो हमारे जो हैं वो लास्ट पैनलिस्ट हैं हमारी जो है समना सदफ खान। समना जो है वो इनका बड़ा एक यूनिक किस्म का जो है वो स्कॉलरशिप था जिसके बारे में ये हमें बताएँगी, बट रिसेंटली शी वाज़ टेलिंग कि उस स्कॉलरशिप में पाकिस्तान के लिए शायद अपॉर्च्युनिटीज़ अभी नहीं है। बट शी हैज़ बीन थ्रू डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोसेसेस। तो उस सारे प्रोसेस में जो है वो विल लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समना कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, एंड हाउ वाज़ हर एक्सपीरियंस ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो जो यूरोप में उन्होंने स्टडी किया। जी, समना सदफ खान। Assalamualaikum everyone. I think a lot of good things and a lot of points have been discussed. मैं कुछ चीजें बीच में नोट्स भी बना रही थी, लेकिन वो इन सीक्वेंस काफी सारे पैनलिस्ट ने डिस्कस कर लिए। One main thing which I want to identify here is कि जो ये scholarships का अप्लाई करना का प्रोसेस है, ये एक बहुत लंबा होता है, और इसमें it is not that you will apply in one scholarship and you will get it. You have to apply in a lot of scholarships. You may have an excellent educational background, like I topped in my architecture batch and I always used to get this comment from my friend कि तुम्हें तो मिल जाएगी Fulbright scholarship, but then again I did not make it to Fulbright scholarship. और बहुत सारे there are people like who have achieved excellent records and they have excellent profiles, but then there are also several other factors which are into play, and you just don't know that any of the other factor could contribute towards the selection process. One of my friends, she received a Fulbright scholarship this year. She applied with the exact same application जिससे उसने last year किया था, और last year she did not made it through, and this year now she is studying in Pratt. So the year when I applied in Fulbright scholarship, in the end जो लोग select हुए थे उसके अंदर there was not even one person जो urban studies की field से था. So yeah, there's also sometimes big background में एक हर discipline का एक quota system भी होता है, and then their relationship with the universities. So all of these factors are affecting and coming into play. So all ये सारा जो process होगा apply करने का, इसमें बहुत सारे rejections भी आते हैं. मतलब मैं demotivate नहीं कर रही किसी को, लेकिन हमें पहले से ready रहना चाहिए कि some applications will only teach you some things and you will not receive it, and in the end you'll get whatever is meant for you. So for me, like similarly, I think जो मेरा applications का process था, उससे मुझे ये समझ आया कि मैं बहुत major popular scholarships को हम focus कर रहे होते हैं, and then there are a lot of many small options जो overlook हो जाती हैं. And if you know particularly कि मैंने क्या subject पढ़ना है, मुझे Netherlands में जो scholarship मिली थी, NUFIC is basically a Dutch organization जो कि international scholarships को deal करती है. और मैं जो रिसर्च कर रही थी वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रिसर्च कर रही थी. इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट लाइक सर्चिंग फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कौन सी हैं, बट देन लेटर आई चेंज्ड माय ट्रैक एंड आई स्ट्रीमलाइन कि मैंने करना है तो अर्बन स्टडीज में करना है, और मैंने किस टाइप का मास्टर्स करना है. देन आई मेड अ फोकस कि मैं उन यूनिवर्सिटीज को, उन प्रोग्राम्स को टारगेट करूं, एंड व्हेन आई look at those programs, then I can find out कि इस प्रोग्राम को कौन सी स्कॉलरशिप्स और कौन सी फेलोशिप सपोर्ट कर सकती हैं.
जो मेरा मास्टर्स था वो एरास्मस यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में है, उसमें था मास्टर्स इन अर्बन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट. द मास्टर्स इज सपोर्टेड बाय मेनी वेरियस स्कॉलरशिप्स, और जो मुझे प्रोग्राम स्कॉलरशिप मिली थी वो ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम OKP स्कॉलरशिप थी. इट वाज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप. अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अभी लाइक अ मंथ अगो और 2 मंथ अगो पाकिस्तान उसकी कंट्री लिस्ट से निकल गया है, लेकिन there are 2 more scholarships जो कि न्यूफिक के अंडर आती हैं, called Holland Scholarship and Joint Japan World Bank Scholarship. दोनों में थोड़ा सा एक कैच है कि Holland Scholarship जो है वो fully funded नहीं है, it only provides a waiver in your tuition fee, और जो World Bank Scholarship है उसके अंदर work experience की requirement है, so you need to have 3 years of work experience in order to get that scholarship. Otherwise, 2-3 और scholarships हैं, but they are for like other parts of the world, but not for Pakistan. So this was one of my like tip and message कि हमें अपना जो focus और clarity की हम बात करें, if we like go through that, so we can find out a lot more opportunities. एक और चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस की थी इस पूरे टाइम में अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के, मैंने यूएस में भी अप्लाई किया था. मैंने जो शिवनिंग है, कॉमनवेल्थ है, और इसके अलावा दाद एंड मल्टीपल स्कॉलरशिप से मैंने अप्लाई किया था. द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी डिफरेंट इफ यू आर अप्लाइंग इन USA और इफ यू आर अप्लाइंग इन यूरोप. फुल ब्राइट के अंदर लाइक हमारे 2 मेन एसेस जो होते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट और फ्यूचर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के. इन पर्सनल स्टेटमेंट आप लोग देयर आर मेनी पीपल जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्टोरीज नरेट करते हैं, एंड आई हैव नॉट लाइक डायरेक्टली अप्लाइड इन US यूनिवर्सिटीज, लेकिन जो मुझे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में जो एडवाइस मिली थी वो यही थी कि दैट पीपल इन द US दे want to listen to your stories and they are more receptive towards it. लेकिन जब आप यूरोप में अप्लाई करते हो तो उनका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बहुत कैरियर ओरिएंटेड होता है. आप कहाँ से आते हो, किधर से बिलोंग करते हो, that only matters if it is adding to the career part, लेकिन पर्सनल ग्रोथ का थोड़ा सा एज उनका कम होता है. इसका मैं थोड़ा सा कह सकती हूँ क्योंकि आई अप्लाइड इन अ लॉट ऑफ universities in the UK like Sheffield, Nottingham, Newcastle, and I got in Heriot-Watt, and I got accepted in all of them. I don't think, maybe there was one or two, but no, I think I got admission in all of the universities in which I was applying in UK. Everything, all of their essays need to be really focused and structured. जिस तरह से पहले भी काफी सारे लोग डिस्कस करते रहे हैं कि you have to be honest and you have to, आप जो भी अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं, that experience should link to the career objective, link to the program and link to the future objective of for you. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है अगर आप US अप्लाई कर रहे हैं और अगर यूरोप अप्लाई कर रहे हैं. इसके अलावा या अगेन थोड़ा सा इस प्रोसेस के अंदर डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. मेरे साथ आई थिंक द फर्स्ट ईयर व्हेन आई अप्लाइड आई फाउंड समथिंग एंड आई रियलाइज आई जस्ट मिस्ड इट बाय 1 वीक. तो मोस्टली जो एप्लीकेशंस हैं लाइक शेवनिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट होती है और फुल ब्राइट इनका बहुत लंबा प्रोसेस है. आपको अक्टूबर नवंबर से आपको अपनी रिसर्च करनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आपके इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी डेडलाइंस आ रही होती हैं, दिसंबर में भी आ रही होती हैं. और अक्सर यूनिवर्सिटीज लाइक अगर मैं यूरोप की बात करती हूँ, उनमें प्रोसेस है कि आप यूनिवर्सिटी में अलग अप्लाई करोगे और आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अलग अप्लाई करोगे. देयर इज आल्सो अनदर सेगमेंट पार्ट इन कॉमनवेल्थ कॉल्ड कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप. कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप का जो फोकस है वो ज्यादातर डेवलपमेंट स्टडीज के ऊपर है और गवर्नेंस. और देयर इज, मैं उनका इसका लिंक सेंड कर दूंगी. दे आर होस्ट यूनिवर्सिटीज जो कि पार्टनर करती हैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के साथ. सो यू हैव टू स्कोर एडमिशन सेपरेटली एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप सेपरेटली. और इसकी भी डेडलाइन जनवरी और फरवरी के अंदर आ रही होती है. तो अगर आपने स्कॉलरशिप की डेडलाइन से पहले एडमिशन स्कोर नहीं किया हुआ तो आपको किसी में लेवरेज होता है दैट यू कैन शो दैट यू हैव अप्लाइड और इन दिस 1 मंथ यू आर गोइंग टू अप्लाई. बट कभी कभार वो मैच नहीं हो पाता आपका और स्कॉलरशिप की डेडलाइन होगी लेकिन आपका एडमिशन स्कोर नहीं हुआ हुआ. तो ये वाले जो सारे मंथ्स हैं विच इज बेसिकली जो दिसंबर के मंथ्स हैं, जनवरी के मंथ्स हैं, यू हैव टू बी रियली एक्टिव इन रिसर्चिंग and making a list of all the universities and scholarships and their deadlines. Another thing which is very important in this whole process is your referees. You have to approach your professors
वेल बिफोर टाइम, जब जिनसे आपको रेफरेंसेस चाहिए यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, या जितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं मोस्टली उनका ऑटोमेटेड सिस्टम होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन पोर्टल में उनके ईमेल एड्रेस डाल देंगे एंड दे गेट एन ईमेल एंड दे fill in your reference, but you need to tell them from before, and many times you have to like run after them that they need to fill your reference. You have to tell them मेरी deadline आने वाली है तो आपको fill करना है. और मोस्टली जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हो उसके अंदर आपको अपने रेफरेंसेस खुद से अपलोड करने होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने कुछ प्रोफेसर से पहले से बात करके अपने रेफरेंसेस दे के रख लें, और जो आपने अपनी एप्लीकेशन में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप अपनी जो एसेज होते हैं वो भी आप, इट्स बेटर दैट यू शेयर योर एसेज विद योर प्रोफेसर्स so they know and everything connects well. I think for me, the scholarship which I got, Orange Knowledge Program, they did not have an interview in it, but then they do call your referees, or my referees know me well, so and they cross check your information. So that happens in many universities, in many applications. There was also one of the scholarship from Turkey in which I applied, and uske andar bhi aise hi hota, because my boss told me that I received a call from the embassy and they were asking this and this, and he was aware about it. So that's one thing that you should be like keep that in your mind when you are applying. इसके अलावा आई थिंक जो लोग हैं, these were some tips which I was thinking when this discussion was happening. एक चीज, अगर जो लोग urban studies के अंदर जिनका preference हो, तो I can tell about the university from where I did, और क्योंकि वहाँ पे one thing which was really attractive, or which also like connects well with the group which I'm addressing, the masters did not have a strict eligibility of program. मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे थे, काफी सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, कुछ काफी सारे लोग आर्किटेक्ट्स थे, and many of the people had a background in environmental engineering or environmental sciences, even political science, international relations, and all of them were there to study urban management and development. Urban management and development के अंदर climate change पे भी फोकस था, energy issues पे फोकस था, sustainability, urban governance के ऊपर, urban economies के ऊपर फोकस था. तो it was a very diverse group. So apart from the masters, that university, it is called IHS, Institute of Housing and Urban Development Studies, also has like 3-month courses and even 3-week refresher courses, जो basically workshops होती हैं. And all of like this department has a big focus towards mid-career professionals. मेरे साथ masters में भी जितने सारे लोग थे, everyone was in their 30s, 40s and even 50s. और जितने लोग हमारे parallel 3-month courses के ऊपर आ रहे होते थे, और 3-month fellowships के ऊपर, और 3-week short refresher courses पे आ रहे होते थे, everyone was professionals in their field. पाकिस्तान से भी कुछ लोग उस दौरान वहाँ पर आए थे जो कि urban development, या there was a guy who was also from a DMG group. तो बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे मास्टर्स करना भी सोच रहे होंगे, but they can also like research this program, and if they are interested towards like urban development and cities and all the sustainability topics. बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगी. जी थैंक यू समना, आपने जितने भी स्कॉलरशिप्स का जिक्र किया है और ये आपके इंस्टीट्यूट्स का भी, आई अप्रिशिएट, आप उनके लिंक भी जो है वो चैट में जो है वो इंक्लूड कर दें. और जो है वो किसी ने यहाँ क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि क्या रेफरी की पब्लिकेशंस में, देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स. वन इज ऑब्वियसली अगर आपका रेफरी को बहुत सेलिब्रिटी है, बट सेलिब्रिटी नहीं कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को ढूंढते रहें, सो इट शुड बी जेन्युइन. कि अगर आपने किसी सेलिब्रिटी, जैसे सारा बता रही थी कि वो एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट के साथ काम करती थी, एंड ऑब्वियसली इफ शी विल बी राइटिंग सो शी इज अ नोन फिगर, सो दैट्स गुड फॉर यू. लेकिन ये है कि आपने याद रखना है कि स्कॉलरशिप आपके लिए है, आपके रेफरी के लिए नहीं है. सो रेफरी की कितनी पब्लिकेशंस हैं या कितना बड़ा रिसर्चर है, टू सम एक्सटेंट इट मैटर्स बट नॉट ऑल एक्चुअली. सो उसका आपके साथ रिलेशनशिप और आपकी जो सुपरविजन या जो है वो आपकी असेसमेंट जो है वो मैटर करती है. सो इतना ज़्यादा जो है वो रेफरी का ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज दिस इज़ नॉट द स्कॉलरशिप फॉर द रेफरी, दिस इज़ स्कॉलरशिप फॉर यू. सो आपको जो है ना, जैसे कुछ लोग पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, सो आई ऑफ्टन उनकी करेक्ट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ लिखा होता है कि 2 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन होती हैं कि पाकिस्तान में ये मसले हैं, वो मसले हैं, मैं हल करूँगा, ये करूँगी. तो मैं उन्हें कहता हूँ कि दे ऑल नो कि पाकिस्तान में क्या मसले हैं. This is not personal statement of Pakistan. This is your personal statement. So that's what you need to remember. और आप अपने बारे में लिखना है, पाकिस्तान के बारे में कम लिखना है आपने. वो you need to mention it
ऑब्वियसली आपने उसको जो है वो मेंशन करना है कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या करना चाहते हैं। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जब आप ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, जब आप लिख रहे हों, तो आप पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में नहीं लिख रहे, आप अपने बारे में लिख रहे हैं। और जब आप अपने बारे में लिखें तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर रिटन ऑन योर सीवी। सो यूज़ दैट स्पेस कि व्हाट इज़ नॉट रिटन इन योर सीवी। ठीक है, आपने कोई ऐसा रिसर्च पेपर लिखा था, उस रिसर्च पेपर के बारे में बताएँ कि वो कहाँ गया, किधर प्रेज़ेंट हुआ, उसके ऊपर क्या डिबेट हुई, क्या डिस्कशन हुई। अब ये वो बातें हैं जो सीवी पे नहीं आ सकती। ठीक है जी? सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स जिनको आपको जो है वो मेंशन करना चाहिए जो है पर्सनल स्टेटमेंट में, और उसी में जो है वो एक्ज़ैजरेट करने की बजाय यू नीड टू मेंशन मोर अबाउट योर रिसर्च स्किल्स, योर स्किल सेट और आपके एक्सपीरियंसेस। दूसरा, अक्सर लोगों ने कुछ लिखा होता है इस तरह से कि एवरीवन ट्राइज़ टू गिव कि हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तो और भी 100 लोग लिख रहे होंगे, तो दैट्स नॉट समथिंग। So write about your talent, write about your added, some skill set that you have. और उसके बाद इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप जिस कल्चर में जा रहे हैं यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कल्चर, और उस कल्चरल डाइवर्सिटी के आपके पिछले एक्सपीरियंसेस क्या हैं एंड हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। These are some of the tips that I usually give to students and people who come to me. So अभी हम ये करेंगे एक राउंड कि उसमें हमारे जो तीनों ऑर्गेनाइजर्स हैं who have organized this event or policy fellowship में भी, so we'll give that chance to one of each one of them कि वो one by one अगर किसी पैनलिस्ट को क्वेश्चन करना चाहती हैं तो we'll give this priority to them। और उसके बाद meanwhile जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं I will appreciate कि आप जो भी और कोई क्वेश्चंस लेफ्ट हैं आप चैट में जो है वो लिख दें। कुछ क्वेश्चंस को अभी पैनलिस्ट रिस्पॉन्ड कर देंगे। आफ्टर दीज 3 क्वेश्चंस हम फिर दोबारा पैनलिस्ट के बारे में आएँगे कि वो उन क्वेश्चंस की रोशनी में इफ दे वांट टू ऐड एनीथिंग तो उसको समराइज़ कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी से उसको चैट पे लिख लें ताकि पैनलिस्ट उसको रिव्यू कर लें, एंड व्हेन दे विल बी टॉकिंग सो दे विल बी देन हैविंग दैट इन माइंड कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो असरा विल स्टार्ट विद यू। आपका कोई क्वेश्चन हो उसके बाद जो है वो हम फातिमा और एलिया की तरफ आएँगे। और We can do start you with have Fatma and Ilya. They can benefit जी more फातिमा, from the fellows right now. जी फातिमा। Well, thank you, sir, and thank you, Asra. Before my question, just a little point of address. All the attendees of this session, they can download the chat directly. So bottom, when you click chat, तो नीचे 3 dots बने हुए होंगे. Just click on that and go for save chat. So some of you were asking me, so that way you can download the entire text. Well, that said, my question is actually on behalf of quite a few students. What does a good process of writing a personal statement look like? So most of you have obviously written personal statements. If you could share your experience, because this is a service जिसके लिए a lot of students pay hefty amounts. It's also a very overwhelming process. So if you are on your own, तो आप किस तरह उसको streamline करें और कैसे आपके पास वो edge आए जो probably उस student के पास है who is paying to consultancies for this work. जी, आई थिंक फातिमा किन के लिए था क्वेश्चन आपका? सॉरी। It was generally directed towards the panel, but anyone can answer. ओके, कौन जी We can आप start करेंगे with इसको? Sapna. ईमान आप करेंगी क्वेश्चन को क्या फातिमा का? जी, ज़रूर. I think, one of the most important things, I do only have experience with the Fulbright, I'll be honest, but I have done it twice and I didn't get it the first time. So I do think I learned more about it the second time, and it does help. So I feel like you need to generally be in touch with the country that you're applying for. So for example, if it's the US, then you should know that, what is the US looking for. And I think abhi jo mention hua tha, jis tarah ke they are more into personal stories, which is not to say that you lay out your life or, you get deep into your trauma. Ye bhi ek bahut zyada tendency hai idhar ki aap apne aap ko bilkul hi package kar do as somebody very, very downtrodden. Absolutely talk about your struggle, but don't talk about it in a super obvious way, because you do want to show that you are actually more than what you've been through. And I understand this is a little abstract, the way that I'm saying it, but I think iska tarika sabse pehle to ye hai ki masalan agar aapne Fulbright ke liye apply kiya hai, so start thinking about it right now, which is to say कि January, beginning of the year. Give yourself a few months just to think about what it is that you want to write. Don't start off writing something that's 2,000 words and then condensing it to fit your word limit, because I think that really takes away from what you're writing. और उसके अलावा ये कि
I mean, when you're writing about your personal statement, I think if agar main apni experience se baat karu, the three things I kept in mind were that I want my personal story to be incorporated in it. ठीक है कि मैंने क्या किया या मेरी क्या struggle रही एक हद तक. Then I want that to be linked to whatever it is that because I was making a transition from one discipline to the other, which is something which I think that the US is much more open to than other places. So then interdisciplinary चीज को आप बड़ी अच्छी तरह pitch कर सकते हो कि how you want to bridge two particular things. So this is the third thing that I was looking at कि okay, the place that I'm applying to, जो universities मैंने सोची हुई थी, even though Fulbright at the end of the day आपकी preferences एक हद तक ही accommodate करता है, but it's a very useful exercise to go to universities and to read what it is that they want in their personal statement, because उससे अंदाजा होता है कि अच्छा ठीक है, so XYZ school is looking for you to tell this about yourself in your personal statement. And उसके अलावा ये कि I mean, I don't know, everybody might not agree, but I also think that there's this tendency to start reading 10,000 other people's personal statements before you write your own, which I think can be extremely counterproductive, because you end up writing versions of their statements in your own, or bilkul unki wo ek copy type ban jati hai unconsciously. I don't think it's a conscious attempt. Start off with something fresh and then, open it up to feedback and go from there. I mean, of course, everybody else can add on. This is just my bit on it. Yeah, thank you, Iman. Elia, over to you. This is your time to ask any question you want to ask any panelist. Ji, Elia, are you with us? Hello, Okay, sir. madam. Can you hear me? Sorry, Yeah, I was yeah, we having can. trouble unmuting. Adding on to Fatma's question, like, for example, I am going to graduate this year, and I think we have a lot of fresh graduates with us also. So, like, if I want to, for example, pursue a master's in public policy, so what, like, other than personal statements, like, how do you prepare for that? Like, do you look for relevant work experience, or should you just look for any work that comes your way? Like, what sets you on the right track? And I think there was a question in the chat also which said, how do you set yourself apart from other? Because when you're a fresh grad or ek do bachelor's ke ek do saal baad aap master's ke liye apply kar, there's so much competition, especially for scholarships like the Fulbright, which is quite exclusive. So how, like, what other than your personal statement, Iman ne to elaborate ki, other than that, how can you set yourself apart? Like, what kind of, you have to look for work which is specific to the master's program that you want to get into? So how should you navigate that? So let me respond to this question, because this is my field relating to public policy. So I'll just give you a few tips how one should prepare जो है वो इस situation में, particularly ये जो अभी COVID की situation है और जिसमें job market बहुत shrink हुई है, and जो young grads हैं उनके ऊपर काफी pressure भी है job market के लिए. So there are ways to do it, So one way is कि आप कुछ jobs पे apply करें, और that's what you keep doing at your home. आप jobs पे apply करें और कोई आपको ना interview के लिए बुलाए और आप कहें I've applied on so many positions, I couldn't get anything, and then you just yourself and आप कहें कि कोई opportunity नहीं है. So that's one way to handle this situation. The other way that I would go for वो ये है कि there are a number of things that you can do. One thing that I encourage everyone is actually to write. और writing के लिए there are so many platforms. There are so many platforms and blogs. Use this time जिसमें आपके पास job नहीं है. So आप you need to write a lot. आप Medium में account बनाएं, Medium पे लिखें, आप LinkedIn की post लिखें, आप जो है वो newspapers में भेजें article अपने, नहीं reject हो जाएंगे. आप लिख के किसी और जो रेगुलरली लिखते हैं उनके साथ जॉइंटली लिख रहे हैं. यू अप्रोच योर प्रोफेसर जिनके साथ यू हैड अ गुड रिलेशनशिप ड्यूरिंग योर स्टडीज, उनके साथ मिलके उनसे पूछें कि आपके पास कोई रिसर्च पेपर यू आर वर्किंग ऑन, और उस रिसर्च पेपर पे जो है वो I'd like to contribute voluntarily. So I generally social sciences के लिए जो career path होता है वो इतना streamlined नहीं होता जो sciences और engineering के लिए होता है. So I always advise कि chart your own path. और उस पैथ में जो है वो आप जब जाएँ तो आप इंटर्नशिप्स भी करें, वॉलंटियर वर्क भी करें, जो है वो उसमें जो है ना यू लर्न इन दैट प्रोसेस. सो एटलीस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ 5-6 माह आपको you'll have to do these things, and then you'll be known in the field, you'll be known in the profession. You are the ones who is writing consistently on this topic. People will approach you yourself. कि जिन आप ट्रेड पॉलिसी पे लिखना चाहते हैं, आप write like 10 pieces. You'll find one day that someone will approach you that I have a project on trade policy.
तो I'd like to work with you. और सिमिलरली आप वुमेन राइट्स पे लिखना चाहते हैं, आप अर्बन पॉलिसी पे लिखना चाहते हैं, आप सोशल इक्विटी, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे लिखना चाहते हैं। सो दैट्स वन वे दैट जितना ज़्यादा लिखेंगे वन। सेकंड जो है वो रीडिंग है कि रीड मोर बुक्स, आप अपने टीचर्स को अप्रोच करें, अपनी फील्ड की पूछें बुक्स जो है, जो टाइम आपको बुक्स रीडिंग में लगाएं, बुक रिव्यूज़ लिखें। सो दैट्स अनदर वे टू एंगेज योरसेल्फ कंस्ट्रक्टिवली। और देन उसके बाद जो है वो आप जो है वो जो शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे समना बता रही थी, इस किस्म के फेलोशिप्स हैं, द वे लर्नर्स रिपब्लिक का हमने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल बहुत फेलोशिप्स होते हैं। सो ट्राई टू बी पार्ट ऑफ सच फेलोशिप्स। So the idea is कि आप you get into work and job market और उसके अंदर आप intellectually engage करें। And some people are not into writing, and some people don't want to be in a research field. Then for them it's appropriate to volunteer themselves। कि वो चाहे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके you gain experience in that work culture, तो उसके अंदर you'll have to volunteer, do coordination work, and this is something that that I'd advise कि आप लोग इसको engage करें और meanwhile opportunities देखें, programs देखें, सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन उसको ज़रा caution के साथ यूज़ करने के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, कुछ थोड़ा-थोड़ा करना, जितना मैं करता हूँ उतना नहीं करना। तो कम करना है सोशल मीडिया यूज़, पर्टिकुलरली लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर, एंगेज विद पीपल हु आर ऑलरेडी राइटिंग, कमेंट ऑन देयर पोस्ट्स, और दैट्स व्हाट यू कैन यूज़ योर टाइम इन अ गुड वे, पर्टिकुलरली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होंगी तो थिंग्स विल बी नॉर्मल। शबानो, वुड यू लाइक टू ऐड? हम वन बाय वन अब सब पैनलिस्ट को कहते हैं इफ दे वांट टू ऐड एनीथिंग, और दे कैन समराइज बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, एंड एनीथिंग व्हाट दे थिंक दैट दे लाइक टू कंक्लूड इट। एंड आई अप्रिशिएट कि अगर आप 2 से 3 मिनट में सब करें तो अगले 10 टू 15 मिनट्स में विल बी कंक्लूडिंग। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चैट में क्वेश्चंस लिख लें। अगर यूट्यूब पे एलिया कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझती हैं तो आप वो ज़ूम में चैट में पोस्ट कर दें ताकि पैनलिस्ट उसको देख लें। सो वी आर कमिंग वन बाय वन टू ईच पैनलिस्ट। विल स्टार्ट विद शबानो का मैसेज था कि शी वांट टू रिस्पॉन्ड, और शबानो के बाद हम बाकी पैनलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। जी शबानो। सॉरी मैं अनम्यूट कर लूँ आप। जी, you are unmuted now, Shabana. So this is actually a very important question, और इसके लिए मेरे अभी मैं actually लिख ही रही थी कि I have 5 things that I have in mind regarding this. First of all, a lot of university, if you're a fresh graduate like Oxford and Cambridge, where I also applied myself in my first round of scholarship applications, when I only had like 2-3 years experience. So what they ask you, is there anything that you have written, like an essay, जो आपकी कोई भी राइटिंग आपने लिखी हो, आप वो अपलोड कीजिए, और अगर आपके पास उसके प्रोफेसर का फीडबैक है तो आप वो दें। सो ट्राई टू अब तो क्योंकि ऑनलाइन आपकी सारी असाइनमेंट्स भी उस पे हो रही हैं, तो अगर आपको कहीं ऐसे लिखने का मौका मिलता है तो वेल रेफरेंस्ड ऐसे लिखें, ये सोच के कि कल को ये मुझे आगे काम आएगा एप्लीकेशन में। अगर अभी आप एक अंडर ग्रेजुएट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं, ऐसे लिखें, और ट्राई कि आपको इन दिस टाइम आपकी पीडीएफ वर्जन के ऊपर ही आपका प्रोफेसर आपको पीडीएफ में ही फीडबैक दे दे। तो ये है कि यू विल, इफ यू रिटन वेल, स्कोर्ड वेल, तो वो वैसे का वैसे आप उसको अपलोड कर दोगे। सबसे पहले तो ये है, और हर उसमें एक ऑप्शन आती है कि अपलोड योर एसे का ऑप्शन होता है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, राइट आफ्टर योर बैचलर्स यू आर अप्लाइंग। सेकंड, आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी प्रेजेंटेशंस हैं। अभी क्योंकि मैं वीडियो प्रेजेंटेशंस की बात नहीं कर रही, जस्ट इफ यू हैव डन लाइक अ बिग प्रोजेक्ट, लाइक मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे एज अ स्मॉल स्केल 3 खवातीन को आज से 7 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में पीबीए कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपके पास 3,000 रुपए हैं, आपने इसमें इतने बैग्स बनाने हैं, हम एक एग्जीबिशन लगाएंगे, उसमें आपने बेचने, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कैसे बनाओगे? तो इस तरह के अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं जो कि यकीनन होते होंगे, आप उनका जिक्र करें। आपकी फील्ड में जो है आप उसको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखें कि मैंने उसको कैसे यूज किया। तो दूसरी चीज होगी आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस। अब जिस तरह मेरा सीएसएस का इंटरव्यू, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें मैंने हजरत उमर की जो रियासत मदीना, जिस तरह आप सब कह रहे हैं, मैं इसको बुरे तौर पे यूज नहीं करना चाहती, आई डिड अ प्रेजेंटेशन कि उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी।
मेरा कोई ताल्लुक नहीं था बिजनेस ग्रेजुएट का CSS से, बट आई यूज दैट. सो सिमिलरली यू कैन यूज सच ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन योर personal statements to create a relevancy and to stand out. Second, and the third thing is joining societies and groups in your universities. मतलब मैं ड्रामा क्लब में थी, लेकिन मैं डिबेटिंग क्लब में भी थी. और फिर मैं जब सिविल सर्विसेज एकेडमी पहुंची तो वहां भी मैं डिबेटिंग क्लब में भी थी और मैं प्रेसिडेंट ड्रामा क्लब भी थी. तो ये सारी चीजें जरूर बताती हैं कि आप एक लीडर हैं. चाहे आप किसी ड्रामा में भी लीडर हो, आप लीडर हो, ठीक है. और आप डिबेटिंग में हो तो वो इट हेल्प्स यू कि यार इसकी स्पोकन अच्छी होगी, लिसनिंग अच्छी होगी. तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको दूसरों से स्टैंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद जी सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोरम्स लाइक लर्नर्स रिपब्लिक. और आप इस तरह के फोरम्स को ज्वाइन करें और ट्रस्ट मी, ज्वाइन इन लेटर इन स्पिरिट. आप उसमें कंट्रीब्यूट करें. अगर आप सिर्फ कंट्रीब्यूट करें फॉर द सेक ऑफ अ सर्टिफिकेट, तो जब कोई आपका रेफरेंस लिख रहा होगा वो दिल से भी नहीं लिखेगा और पता चल जाता है जब कोई रेफरेंस पढ़ता है. सो फोर्थ पॉइंट वाज जॉइनिंग सच फोरम्स जो आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती. मतलब यूनिवर्सिटी इन 30-35 प्रैक्टिशनर्स को या रिसर्चर्स को इकट्ठा नहीं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने आपके लिए करके आपको दिया है. आपने इस फोरम से कुछ तो सीखा होगा. इससे आपकी नेटवर्किंग, इससे आपकी लीडरशिप, इसकी इनिशिएटिव स्किल्स पता चलती हैं. So forums, और last but not the least, एक option हमेशा आती है कि if there is anything you want the committee is going to decide your scholarship, anything you want them to read. तो अगर आपका कोई ऐसा आर्टिकल, कोई टिडबिट, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट हो, कोई चीज भी आप है उस पर आप अपलोड कर सकते हो. मैंने 2 से 3 अपने जो सर्टिफिकेट्स थे वो उनको एक पैकेज PDF का बना के अपलोड किया था कि यार दिस इज व्हाट आई वांट देम टू सी कि मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ. मैं ना सिर्फ वेल कनेक्टेड हूँ बल्कि मुझे अपलॉज भी मिली है मेरे बॉसेस की तरफ से. तो रेफरेंसेस के एडिशन में मैंने ये भी दे दिया. सो आप एज अ यंग ग्रेजुएट हो तो आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की थी, आपको कोई मेडल मिला हुआ है, आपने लिखा अच्छा था, किसी ऐसे कंपटीशन में आप थे, उसकी विनिंग आपके पास है. तो ये अपलोड की बिल्कुल जब आप जाते हो ना डिफरेंट स्कॉलरशिप फोरम्स पे, एंड पे अक्सर एक ऑप्शन होती है एनीथिंग दैट यू वांट द कमिटी टू रीड, सो यू कैन अपलोड दीज थिंग्स. सो दीज आर लाइक 5 की थिंग्स दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट और आपका प्रोफाइल अच्छा बना सकती है फॉरेन जिसने ग्रेजुएट किया अभी. सो या सॉरी आई टुक अ लॉन्गर टाइम. थैंक यू शबाना, थैंक यू. Umar, any last word from your side? And thank you for you've been quite interactive with participants in chat as well. But just in 2 sentences, any last? बहुत क्विकली मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें जो हैं क्विकली उनको फाइनलाइज करूंगा. पहली चीज जो कि अदील ने मेंशन की चैट में कि स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ग्रुप है फेसबुक का, बहुत बेहतरीन ग्रुप है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें. उसके वीडियोज और फाइल सेक्शन में जाएं, आपको दुनिया की स्कॉलरशिप की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. उसके बाद दूसरी चीज जो एक है वो बेसिकली है ईमेल ड्राफ्ट, जो कि नॉर्मली इंजीनियरिंग और साइंसेज के स्टूडेंट प्रोफेसर को लिखते हैं. मैं एक दफ़ा बैटरी की फील्ड में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर से एक कॉन्फ्रेंस में मिला था, तो उनसे डिस्कशन में पूछा, उन्होंने बताया कि मुझे कई दफ़ा एक ऐसी ईमेल्स आती हैं कि जिसका डियर का फॉन्ट और होता है और आगे मेरे नाम का फॉन्ट और होता है. तो मैं उस ईमेल को पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि बंदे ने सीधा कॉपी पेस्ट किया है एक ही ईमेल को और बस दैट इज इट. तो मुझे क्यों, मतलब कि इतनी प्रोफेसर्स अब हो चुके हैं एक्सपर्ट कि उनको पता है कि कौन से ईमेल को पढ़ना है और ईमेल को पढ़ के कौन से ईमेल CV अटैच्ड को ओपन करना है, कौन सी CV को पढ़ के फिर कौन सा जो है तो स्केड्यूल करना है स्काइप इंटरव्यू. तो ये चीज़ें बड़ी अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, यू कैन टच एनीवन. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जो मैं सोशल मीडिया पे, असल में मैं स्कॉलरशिप नेटवर्क को खुद भी मैं उसके मॉडरेटर्स में रहा, काफ़ी टाइम में उसको देखता रहा और फिर अभी मैं खुद 1-2 ग्रुप्स रन कर रहा हूँ स्कॉलरशिप नेटवर्क के. मैं एक मेंटर और मेंटी जो कि उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ बहुत क्विक एक चीज़ बताना चाहूँगा. मैं मेलबर्न गया था अपने PhD के लिए, लेकिन फिर मैंने वहाँ से क्विट करके कनाडा आ गया. वहाँ पे जो स्कॉलरशिप मुझे मिला था मेलबर्न इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलरशिप, वो कि बहुत एक अच्छा वेल पेड स्कॉलरशिप था. तो मैंने सोचा कि मैं कुछ 5 स्टूडेंट पाकिस्तान से स्कॉलरशिप नेटवर्क से ऐसे या किसी भी ग्रुप से लेता हूँ जिनको मैं मेंटर करूंगा इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए. मैंने उसके लिए ईमेल लिखी अपनी और सारा कुछ लिखा, और एक पोजीशन थी जिसके लिए मैं मतलब कि रिक्रूट करना चाह रहा था और बाद में मैं सोच रहा था कि उनको मैं डायरेक्ट करूंगा.
मुझे तकरीबन 56-57 ईमेल आई 2 दिनों में। एक फार्मेसी के बैकग्राउंड वाले दोस्त थे जो कि बैटरी के लिए लिख रहे थे, तो मैंने इंटरेस्ट के लिए उनको रिप्लाई किया कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है कि आप इसके लिए अप्लाई करें। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, मैं फार्मेसी से बैटरी में आ जाऊँगा तो मैं कर लूँगा। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि सिंपल बात यह है कि जॉब नहीं मिल रही, पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने सोचा मास्टर्स कर लेते हैं स्कॉलरशिप पे। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। उसके अलावा मेंटर मेंटी के रिलेशनशिप में ये है कि आप जिस वक्त भी कोई मेंटी होगा तो वो मेंटर को कहेगा यार 3 दिन बाकी हैं, डेडलाइन है, मेरी पर्सनल स्टेटमेंट देख ले। भाई वो मेंटर अब 3 दिन में पर्सनल स्टेटमेंट देख के उस पर कमेंट नहीं कर सकेगा, इस तरह नहीं होगा। फिर ये है कि कई दफ़ा ये है कि डिफरेंट टाइम जोन्स में होते हैं, मेंटी जो होते हैं वो क्विक एक रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं, कॉल मैसेज क्विक। और अब जितनी अर्जेंसी आपको है दुनिया में और किसी को नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आप एटलीस्ट 3-4 हफ्ते पहले एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते, एक बात कह लेते। फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि एक जनरल रिमार्क्स बन गए हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेंटी अगर मेंटर को इस तरह का ईमेल इस तरह का लिखता है, प्लीज गाइड मी अबाउट फलां 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 फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ऐसी चीज नहीं होती। आपको कनेक्ट करें, पूरा एक इस तरह का ड्राफ्ट बनाएं जिसमें आप ये समझें कि आपने उस पर होमवर्क किया हुआ है स्कॉलरशिप पे, आपने उसकी चीजें देखी हुई हैं, एक पर्टिकुलर जगह आप स्टक हो गए हैं, उसके पर्टिकुलर आंसर क्या है या उसको पर्टिकुलरली कैसे एड्रेस किया जा सकता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल के ये स्कॉलरशिप है, इसका मुझे A to Z बताएं। वो एक फिर आपको एक स्टोरी चलानी पड़ेगी कि इस तरह एक होता है, इस तरह ईमेल लिखते हैं, इस तरह स्कॉलरशिप होता है। लिहाजा ये जो बेसिक जनरल ग्राउंड वर्क है ये स्टूडेंट्स को, मेंटीज को खुद करना होगा। फिर कहीं पे कहीं जाके मेंटर्स को, और फिर जो अगर कमिटमेंट्स हों टाइम की, डेडलाइंस की, वो ऐसा नहीं कि आप प्रेशराइज करें मेंटर को कि भाई अब इसको 2 दिनों में सॉर्ट आउट करके मुझे भेजो ही भेजो। ये एक वॉलंटियरिंग वर्क होता है, इसमें बहुत से डिफरेंट टाइम जोन्स के इश्यूज होते हैं, अपनी चीजें पर्सनल होती हैं, लिहाजा उनको मेंटर्स को स्पेस दिया करें, उन पे रहम किया करें। थैंक यू जी उमर, थैंक यू। Sara Ali, any last suggestion, word from your side? Thank you, Naveed Saab. First of all, I just wanted to mention something which I missed out on earlier, that Australia Award scholarships, they also kind of look for any organization that nominates you. So in their application, what they have is a nominating letter that has to be signed by the organization, whichever organization that you're working with, jo aap usme kar rahe hote while you are filling out the application, and they have to nominate you. So that's kind of a kind of a big thing to achieve, in the sense that you're trying to push your organization, and are they willing to take that risk that they would like to nominate you, and then they also have to ensure that they'll take you back when you come back from the Australia. Once you're done with your master's program, they'll take you back and you'll keep working with them. In my case, I was lucky enough, as I was working with Ayer Evan Saab, I was at Human Rights Commission of Pakistan. So and he was kind enough to fill it out for me, although I did not join him when I came back. But the idea is that it took me a long time because I was working at different organizations, and this is a major glitch, like in the sense that many organizations are not willing to give you that kind of support, like support that and surety that yes, we'll take you back after 2 years, because especially in the development sectors, the funding is so uncertain and there's so much risk around that nobody's kind of commit to the fact that we'll take you back. तो वो चीज एक है जो कि one has to really look into it when you are considering going Australia Awards. Secondly, with regard to the, I heard other people's conversations on how they wrote the personal statements, and I would like to, already much has been said already, but I just wanted to add that when you're writing your personal statement, you need to be really clear in the sense that what is achievable. I mean, so you write what you think you can do through your master's degree, and you should also look at the master's program that you're applying to. So go and see where the people who, for instance, in my case, when I was applying, I was looking at public policy and development studies, and I opened the websites of all these Australian universities and kind of looked at where all the alumni are working and what sort of where they have ended in their career path and in their during their professional lives.
So then you are pretty clear कि आपने किस तरह से you have to kind of develop your argument and develop your stance and convince the convince those the panel, जो panel होता है Australia Awards का, to that you are the right fit and you're the right candidate for this for this scholarship. And other thing, I would also say that generally Naveed Saab ki is baat se I would agree, and Naveed Saab has been my mentor as well. So the reason Naveed Saab pushed me to write op-eds, unko dekh ke maine likhna shuru kiya. But it's a really good in the sense that if you, in my case, I would say that during my interview, I was asked by the panel because I used to write on human rights issues, and I used to take up very controversial issues, like I would write on death penalty, I would write on rape issues in laws and how these laws needs to be transformed in Pakistan. So I was asked during the panel discussion, panel interview that, I mean, how do you see those laws change, and what sort of change would you like to see? So if you are engaged into writing and if you are kind of really keen on bringing change at the policy level, that will really help you and can give you an edge on when you're applying for these competitive scholarship programs. एक ये मैं कहना चाह रही थी, and secondly, it's जिसमें बाकी सब participants ने बिल्कुल सही कहा कि जो हम application जब हम लिखते हैं तो हमारा personal, we should reflect our personal जो हमारी aims हैं, aspirations हैं, हमारे जो life के ideas हैं. But the thing is that it's always good if you kind of own your background and be very, you don't really need to like pretend what you are not. So in my case, I kind of wrote that I have a rural background, and how my family emerged from rural to this sort of life that we came so far. And as a woman, what was the challenges we faced? Because when you are from a rural setup, you're from a Jat family, so it's kind of a difference. So you can actually play around with these aspects if you have those. If you're from a rural background, if you're women, you can write about your roots, where you're coming from. That would also help in strengthening your application and convincing the panel that you were the right fit. Yeah, and then also I would say, while you're working, if you're looking to apply for the Australia Award Scholarship, start having a good sense of camaraderie with your employers. क्योंकि यही होते हैं जिन्होंने एंड में आपको रेफरेंसेस देने होते हैं. तो वो आपकी एक टाइम लाइन होती है, एंड इफ यू वो फिर आपके आप यू रनिंग क्लोज टू द डेडलाइन, वो आपको दे नहीं रहे होते. तो बिल्ड गुड रेपो व्हाइल यू वर्किंग, बिल्ड गुड अच्छी आप उनसे रखें, ताकि जब आपको, क्योंकि लॉट ऑफ ये बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के लोगों से अपने रेफरेंस लेटर्स लेना. सो मेक श्योर दैट यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयर्स, विद योर कोवर्कर्स. सो ये आपको एंड में काफ़ी फायदा होता है. दे कैन ऑल्सो रिव्यू योर एप्लीकेशन. इन माई केस मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिव्यू करने में काफ़ी हेल्प की. शी हरसेल्फ वाज द स्कॉलरशिप होल्डर, तो उन्होंने काफ़ी. थैंक यू. Thank you, Sarah. That's wonderful. Samna, any last word from your side? Yeah, I think a lot has been covered already, तो मैं वो सब repeat नहीं करूँगी. But then again, कुछ जो चीज़ें बार बार हर बंदा जो इस experience से गुजर चुका है वो इन्हीं चीज़ों को reinforce करता है about personal statement. उसके लिए मैंने chat में भी लिखा था कि जब हम एक चीज़ को लिख रहे होते हैं तो हमारे लिए वो कहानी जहन में बन रही होती है और वो connection हमें लग रहा होता है. लेकिन जब कोई अगला बंदा पढ़ता है, then he'll see whether it is also conveying the same meaning जो आपका intention है या नहीं है. So you need a lot of, sometimes some people also feel reserved in sharing their writing, so you can confide in some friends जिनको जो आपकी writing को बार बार पढ़ें. And then if you not everyone has that edge of using like क्योंकि आपकी language और vocabulary और phrasing and analogies की आपकी writing में बहुत impact create करती हैं. So you can have your own content, build up your own ideas, and you can ask any of your friends to improve it for you a bit, like in terms of English writing as well. That helps. So always like take an outsider's perspective on your thought process. Or then again, yeah, take a lot of time, deadlines and references, और इन सब चीज़ों का आप बहुत streamline करें. Make notes, make Excel sheets. जो कि ये बातें हुई हैं, I think I will just reinforce on all these points which have been mentioned in the chat. बाकी rest is like, yeah.
And again, there are a lot of options which are there. Focus on your topic, and if you focus on your what you really want to do, you can आप mainstream जो scholarships हैं उनसे हट के आप बहुत सारी opportunities फिर भी ढूंढ सकते हैं. जी डॉक्टर अदील. जी अच्छा, I've written a lot of things in the comment section. पूरी एक लिस्ट भी मैंने शेयर कर ली टिप्स की भी. एक कमेंट आया हुआ है टर्की पे स्कॉलरशिप्स का. तो टर्की के साथ वी आर मतलब एक हैविंग अ हनीमून पीरियड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. तो उसमें काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज दे हैव साइंड MOU विद HEC. वन एग्जांपल जो कि आई पर्सनली नो ISTEC है, इज़मीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. They have got an MOU with HEC. So you can apply directly to those universities. और वहाँ पे जो professors हैं, there's a lot of appetite to accepting Pakistani researchers. So Turkey is a good option. My 2 cents are कि getting a scholarship, उसके लिए you have to reverse engineer it. You have to be very careful into you have to be proactive. Maintain information, ready information, खास तौर पे Excel sheets, keep documents on what universities you want to apply for. अच्छा, अब आपका अपना जो डिसिप्लिन है दैट गोज इन अ स्पेक्ट्रम. यू कैन चेंज योर फील्ड, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, बट उसको भी एक इन्फॉर्म चॉइस के तहत यू हैव टू प्रोसीड अबाउट इट. व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू कैन अवेल, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, कौन से लोग हैं, कौन से ग्रुप्स हैं. तो यूज योर सोशल कैपिटल. खास तौर पे अगर आप फेसबुक ट्विटर पे एक्टिव हैं तो यूज दैट टू योर ओन एडवांटेज. खास तौर पे विद रिगार्ड्स टू योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर डू यू वांट टू अचीव योर एम्बिशन, या आप उसको किस तरह एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, एंड हाउ डज दैट यूनिवर्सिटी basically help you achieve that goal. Pakistan उसमें आए ना है, that's a secondary thing, but how you achieve that goal वो obviously आपको ये बता देगा कि what impact you are creating. Other than that, do look at the links जो कि मैंने chat में share किए हैं, the tips as well, and please feel free to email me as well. Thank you. Thank you, Dr. Adil. Thank you for all these resources sharing. Iman, any last word from your side? जी ज़रूर. पहले तो थैंक यू फॉर एवरीबडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एलिया फॉर कोऑर्डिनेटिंग. आई नो उसने मेरे से भी बड़ी कोऑर्डिनेशन किया, बट बेसिकली मैंने ये कहना था which I should have actually said earlier. I'm very sorry I forgot, but the interview process of Fulbright is also a challenging bit of the process, and obviously not everybody makes it, but if you do make it, I mean it's make or break. And I think one thing that जो कि एक underrated piece of advice है कि there's no such thing as over preparing. I mean, you must over prepare and you must anticipate all kinds of questions. And I think particularly with regards to Fulbright, one thing that they focus on is how will you be an ambassador in the United States of Pakistan, which I think बहुत सी states funded scholarships का एक aspect होता है कि आप वहाँ जाके पाकिस्तान और अमेरिका का क्या culture होगा, आप कैसे assimilate करोगे. For instance, I had some study abroad experience, तो उसके बारे में मैंने बात कर ली. So just things like this. I think it's extremely important to prepare and also to cultivate a certain sort of, style to speak to them, some things which need to be worked on. I mean, I just say this because I feel like it doesn't come naturally to everybody and it can come naturally to you if you give it enough time. So ये मैं बात करना भूल गई, और दूसरी मैं references की भी बात करना भूल गई. Sorry again. कि रेफरेंसेस का टाइम यही है. मतलब लॉट्स ऑफ पीपल दीस डेज आर आस्किंग कि कब शुरू करें फुलब्राइट का अप्लाई करना. सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने रेफरीज आइडेंटिफाई करें कि आपने किन किन से रिकमेंडेशन लेनी है. पीपल आर प्रेस्ड फॉर टाइम एंड लास्ट मिनट, then you'll get a last minute sort of a recommendation if you're going to ask them last minute. So these two particular things. That's all. Thank you. Thank you, Iman. Thank you all of the panelists. I think it was wonderful to have this conversation. So end के ऊपर हम असरा को कहते हैं कि असरा हमें बताएं कि अगर आप ना स्कॉलरशिप लेना चाहें तो then what should you do, और आप कैसे लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ने की तरफ अगर आप ना जाएं. I was just having a chat with Sir Naveed earlier. He asked me if I had any questions for you guys, so I told him I believe and I hope I'm done with my studies, so I'm going to let other people ask questions. So मैं इसलिए असरा आपसे कह रहा हूँ कि अगर ना स्कॉलरशिप लेना हो तो फिर क्या करें, कोई माउंटेन हाइकिंग करें जाके, कैसे लाइफ एंजॉय करें, ये जरूरी नहीं है पढ़ना ही. सर पढ़ाई ना करने का I wouldn't say ये मतलब है कि आप necessarily life enjoy करें. There's a lot more you can do with your time. For example, I now plan on building on my career. I plan on going down my career path now. I've done my master's from LUMS in economics, and I personally believe it for me right now another master's definitely would not add to my skill set or to my profile. PhD may be somewhere down the line, but I don't plan on it currently. If I feel like I'm entering a career path where another degree or another qualification would help me, maybe I would consider it. But for now, I think I need to focus on my career goals, which is why I've
taken a break from academics for now. ये गुड लक असरा. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट आई थॉट के जरूरी नहीं है आप जरूर स्कॉलरशिप्स लें, अगर आप नहीं भी लेते तो इट्स ओके टू एंजॉय लाइफ. अच्छा, You anyhow, were so asking me for a PhD, but like I told you, I don't see myself going down that path that's what I've at been that asking you moment. to apply for PhD, लेकिन आपने मेरी बात मान ली. Anyhow, so thank you everyone. I think it was a good discussion. I personally learned a lot, and that I can also share with my students to learning मुझे हुई है. And so we'll be posting this conversation on our YouTube channel of Learners Republic. और आप वहाँ से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं. जो और आपके दोस्त हैं, जो फैमिली में लोग हैं, उनको एस्पायरेंट्स हैं, यू कैन शेयर इट विद देम. So thank you again all the panelists. Thank you Asra, Fatma, Elia for organizing this event, and really grateful to all of you. So bye bye. Allah Hafiz.